नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज कोई पॉलिटिका टॉपिक नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। और आप चाहे आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और उसका मेन रीजन ये है कि अगर आप लोगों ने राजस्थान बोर्ड की 9th और 10th की जो बुक देखी होगी, उसमें जो 10वीं क्लास की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के नाम से, तो उसका जो चैप्टर 9 है उसमें आप लोगों के ये टॉपिक क्लियरली मेंशन है वहां पर राजस्थान की भाषा और राजस्थान का साहित्य। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर कंटेंट इसका बहुत ही शानदार दे रखा है, बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में वहां पर दे रखा है। तो चाहे पेपर सेटर आरपीएससी का पेपर बना रहा हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का पेपर बना रहा हो, ये मान के चलो कि वो उस बुक को वहां पर जरूर देखता है। अब देखो, वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स तो आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आप किसी भी मुझे पूछोगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें से कौन सा चैप्टर आपको लगता है, तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें राजस्थान का भाषा और साहित्य के नाम से। और दूसरी बात कि राजस्थान का भाषा और साहित्य हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम अंग्रेजी भी सीखने की कोशिश करते हैं, आजकल हिंदी भाषा भी सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी जो खुद की भाषा है राजस्थानी, उसको हम उतना महत्व नहीं देते। हालांकि अगर आप लोग देखोगे तो मैं भी कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी ही इस्तेमाल कर रहा हूं। और उसका रीजन ये है कि अधिकांश राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सारे सारे लोग हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन अगर मैं हमारी खुद की भाषा में बोलने लग जाऊंगा तो ये मान के चलो कि बहुत सारे लोग उनको बहुत सारे जो वर्ड्स ऐसे हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, यही तो फर्क है हमारे कि जैसे मान लो आप अपनी कल्चर का आदान प्रदान करते हैं, एक अलग क्षेत्र के लोग अपनी कल्चर का आदान प्रदान करते हैं, तो सब अगर मिलकर के एक भाषा के प्रति अगर हम सम्मान व्यक्त करेंगे तो ये मान के चलो कि हमारी राजस्थानी जो भाषा है वो भी बहुत ही जल्द एक संवैधानिक भाषा का दर्जा उसको मिल जाएगा। हालांकि आप लोगों में से कुछ लोग मुझे माफ करेंगे, क्योंकि ये सब चीज कहने के लिए भी मैं हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहता हूं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप रीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये 5 फ्री टेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर आप सभी लोगों के लिए है, तो आप जाकर उसको जरूर अटेम्प्ट करें। साथ ही में आप ये भी देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी भी कमी रह रही है, या फिर नेगेटिव मार्किंग मेरे ज्यादा हो रहे हैं, या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट या फिर टाइम मैनेजमेंट की मुझे समस्या आ रही है, तो वो आप इन टेस्ट को जाकर के वहां पर देखें। ये सभी के लिए एकदम फ्री है। उसके अलावा अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखो, मेरा पर्पज ये है कि इस क्लास में मैं आपको राजस्थानी की भाषा, साहित्य, जो भी बोलियां हैं, जो साहित्यकार हैं, वो सारे कंप्लीट यहां पर करवा दूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि मैं लिख करके लेके आया हूं, ताकि लिखने में ज्यादा समय खराब ना हो और मैं आपको पूरा कंप्लीट इसको आपको एक से 1.5 घंटे में रिवाइज करवा दूं। और उसके लिए क्या है कि आपका टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन उस तरीके से तैयार किए गए हैं कि आप ये क्लास देख लेंगे। फिर उसके बाद में टेलीग्राम पर जो ये पीडीएफ आप लोगों से के साथ में शेयर की जाएगी, तो उसको आप पढ़ लेंगे, तो ये मान के चलो कि आपका बहुत ही शानदार इस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक की पहली शुरुआत करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है कि राजस्थानी साहित्य के संबंध में काल परक, प्रवृत्ति परक, काल क्रम के संबंध में असुसंगत युग्म का क्या करना है, यहां पर चयन करना है। अगर आप 10th क्लास की बुक देखोगे, उसका जो नवा चैप्टर है उसमें जो राजस्थानी भाषा और साहित्य से जहां से प्रश्न बनने की शुरुआत होती है वो वही ये वाला हिस्सा है। और इसका रीजन ये है कि वहां पर इनका काल भी दिया हुआ है, और उस काल का नाम क्या है वो भी दिया हुआ है, और उसके साथ में उसके सन कौन से हैं वो भी दिए हुए हैं। तो ये मान के चलो कि ये जो 4 विकल्प है, ये चारों विकल्प आपके लिए क्या है, एक 4 प्रश्नों की तरह मान लीजिए। ठीक है, तो पहला विकल्प है कि प्राचीन काल। प्राचीन काल को किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से। और आगे लिखा हुआ है 850 से 1450 ईस्वी तक। ये पूछ रहा है कि असंगत युग्म कौन सा है, तो पहला ही मेरे हिसाब से ये असंगत है, क्योंकि इसका जो समय है वो है 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा पूर्व मध्यकाल, यानी कि पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं? भक्ति काल के नाम से, और ये 1450 से 1650 तक है। फिर उसके बाद में आता है पूर्व मध्यकाल के बाद में उत्तर मध्यकाल, जिसमें श्रृंगार, रीति और नीति काल आता है 1650 से 1850 तक। और आधुनिक काल जिनमें विविध विषयों के संबंध में लिखा गया है, तो 1850 से लेकर के अब तक का जो समय है वो क्या है, हमारा आधुनिक काल है। तो ये पूछ रहा है कि असंगत कौन सा है, तो इसमें से एक क्या है, यहाँ पर असंगत है। क्योंकि प्राचीन काल यानी वीरगाथा काल की शुरुआत हम कब से मानते हैं, तो 1050 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक वीरगाथा काल की शुरुआत हम लोग मानते हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? ए।
अब देखो थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा, लेकिन आपको कंप्लीट इसमें समझ में आ जाएगा कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया। देखो अगर आप 1050 से 1450 ईस्वी के दौर को देखोगे तो इसमें भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उस पर विदेशियों के आक्रमण हुए, और आक्रमण की वजह से यहाँ की कई सारे धन दौलत थी उसको लूट करके बाहर ले जाया गया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया गया। तो पश्चिम के जितने भी जो देश थे उनकी तरफ, यानी राजस्थान का, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र था उसकी तरफ से विदेशियों का आक्रमण हो रहा था। तो राजस्थान आपको पता ही है भारत के पश्चिम में है। तो ऐसे आक्रमणकारियों के दौर में ये जरूरी था कि जनता को थोड़ा सा जागृत किया जाए, उनमें देश प्रेम की भावना, अपने क्षेत्र अपने राज्य को लेकर के एक भावना व्यक्त की जाए और उनके अंदर वीरता का भाव विकसित किया जाए। इसलिए जो स्टार्टिंग में जो प्राचीन काल था 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक, उसमें उस तरह के साहित्यों की रचना की गई जो किस पर आधारित थे, वीर रस पर आधारित थे, यानी जो किसकी बात करते थे, वीरता की बात करते थे। उसके बाद में अगर आप लोग थोड़ा सा देखो तो आक्रमणकारी आई। आक्रमणकारियों में से कई सारे आक्रमणकारी का मकसद सिर्फ धन लूटना नहीं था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। तो यहाँ के लोगों को आए, यहाँ के धर्म को परिवर्तन करवाया, धर्म परिवर्तन करवा के वो जो धर्म प्रसार करना चाहते थे उनके धर्म को जबरन उन्होंने मजबूर किया लोगों को ग्रहण करने के लिए। तो उस समय में धर्म को लेकर के बहुत बड़ी संकट लोगों के सामने आ गया था अपनी कल्चर को बचाने के लिए। तो उस समय के जो भी साहित्यकार थे, जो भी कवि थे उस समय के, उन्होंने भक्ति काल से संबंधित, भक्ति से संबंधित चीजें लिखी, धर्म से संबंधित चीजें लिखी, तो वो भक्ति काल हो गया। फिर उसके बाद में उत्तर मध्य काल में क्या हुआ, ये काल राजनीतिक रूप से थोड़ा सा क्या था, शांत था। और इसमें जो राजा महाराजा थे उन्होंने जो भी साहित्यकार थे, जो भी कवि थे, उनको संरक्षण देना भी प्रारंभ कर दिया। तो ये जो जब शांति का काल आया तो उस समय साहित्य भी कैसा रचा गया, श्रृंगार पर आधारित, यानी नायिका के सौंदर्य का वर्णन, उसके बाद में रीति से संबंधित, नीतियों से संबंधित जो प्रेम काव्य है, प्रेम पर आधारित काव्य है, वो इसमें ज्यादा लिखे गए। और उसके बाद में आधुनिक काल आया जो 1850 से अब तक का है, और 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेज भी इसी दौर में थे। तो इसकी वजह से भारत में आधुनिक विचारधारा का क्या हुआ था, प्रसार हुआ था। और इस समय जो भी रचनाएं लिखी गई, जो अब तक चला रहा है, उसमें बहुत सारे विषयों पर चीजें लिखी गई। और ये कौन सा था, विविध विषय काल। तो ये चारों काल आप लोग याद रखेंगे। प्राचीन काल वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है, उत्तर मध्य काल को श्रृंगार या फिर रीति या नीति काल कहा जाता है, और आधुनिक काल को क्या कहा जाता है, विविध विषय काल के नाम से। प्रश्न पूछ रहा है असंगत युग्म कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर क्या है हमारा, ए। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों से चारों कालों के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल में वर्णन कर दिया था, लेकिन मैं और आपको फास्ट रिवीजन करवाने के लिए, जैसे आदि काल था वीरगाथा काल, तो 1050 से 1450 तक, उसके बाद में भक्ति काल 1450 से 1650 तक, उसके बाद में रीति काल 1650 से 1850 तक, और उसके बाद में जो आधुनिक काल था वो 1850 से अब तक। तो ये चारों के कालक्रम भी आप लोगों को याद रखने हैं कि इनका जो काल है वो कब कब रहा। तो पूछ रहा है कि बेली किशन रुक्मणी, नाग दमन और हरिरस जैसी प्रसिद्ध काव्य रचनाओं का संबंध राजस्थानी साहित्य के किस काल से संबंधित है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये पूछ रहा है कि बेली किशन रुक्मणी किसने लिखी थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। उसके बाद में नागदमन, सयाजुजुला और हरिरस, और उसके बारे में आगे हम रचनाओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये किससे संबंधित है, ये सारा संबंधित है भक्ति काल से संबंधित, पूर्व मध्य काल से संबंधित रचनाएं रची गई। अब आप लोग यहां ध्यान से देखना कि 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो समय था, 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यह था भक्ति काल। उसके बाद में इसमें एक रचना थी बेली किशन रुक्मणी, किसने लिखी थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी, ये याद रखेंगे। और इसे राजस्थानी साहित्य का 5वां वेद भी कहा जाता है। उसके बाद में नागदमन किसने लिखी, सायाजी झूला की प्रसिद्ध रचना है। हरिरस और देवयान किसने लिखी, जो कवि ईसरदास जो थे उनकी रचना थी। उसके बाद में राम रासो किसने लिखा, माधोदास ददीवाड़िया ने लिखा। और मीराबाई के पद किसने लिखे, भक्ति मीराबाई की रचनाएं इस काल में बहुत अमूल्य थी। तो भक्ति काल की कुछ रचनाओं के बारे में अगर आप लोगों से पूछे कि कौन सी रचना का संबंध भक्ति काल से है, तो एक है बेली किशन रुक्मणी, किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थानी साहित्य का 5वां वेद कहा जाता है। फिर उसके बाद में नाम है नागदमन, किसने लिखी, सायाजी झूला ने लिखी। उसके बाद में हरिरस और देवयान किसने लिखी, ईसरदास ने लिखी। तो हरिरस रचना किसकी है, ईसरदास की। देवयान किसकी है, ईसरदास की। और उसके बाद में राम रासो, ये माधोदास ददीवाड़िया की रचना है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना कि पृथ्वीराज रासो है, चंद्रप्रदाय ने लिखी थी, विजयपाल रासो हो गया, है ना।
तो उसी तरीके से एक रासो कौन सा था, राम रासो, और लिखा किसने था, माधोदास ददीवाड़िया ने। और ये रचना किस समय की थी, तो ये रचना मानी जाती है भक्ति काल की, यानी 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के जो मध्य का जो समय था उसको क्या कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है। तो ये चारों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके संबंध में आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनका एक तो नाम याद रखना, इनके राइटर कौन है वो, और उसके बाद में ये भी याद रखना कि 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य यानी भक्ति काल से संबंधित ये क्या थी, पूरी रचनाएं थी। देखो मैं जब भी कोई क्लास लेता हूं तो उसमें एक दो कमेंट इस तरीके के आते हैं कि सर आप थोड़ा सा बोर्ड से थोड़ा सा साइड में हो जाया करो। उसका रीजन ये है कि जैसे पूरे बोर्ड पे ये टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, तो जैसे ही मैं आपके सामने आऊंगा बात करने के लिए, तो ये मान के चलो कि कुछ जो पीछे के वर्ड है वो इससे छिप जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी स्लाइड आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से देखे, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको पढ़ते रहे और आपका भी रिवीजन बहुत ही शानदार इसमें हो जाए। तो ये चारों रचना आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है, और किस काल की है ये रचना, भक्ति काल की। उसके बाद में अगर आप देखें तो एक है रघुनाथ रूपक, राजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा, और जैसी प्रसिद्ध रचनाओं का संबंध राजस्थान जो है उसके राजस्थानी साहित्य के किस काल से संबंधित है। तो देखो पहली बात है कि रघुनाथ रूपक, उसके बाद में यह रचना है कवि मंचाराम की। ठीक है, तो कवि मंचाराम की रचना रघुनाथ रूपक। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा राजिया का सोरठा, वो भी रचना आप लोगों ने इसमें देखते हैं। और उसके बाद में है चकरियारा सोरठा। तो ये जो सोरठा रचना है ये किस काल की है, प्रश्न ये आएगा। तो सोरठा रचनाएं किस काल की थी, उत्तर मध्य काल या श्रृंगार या रीतिकाल से संबंधित है। और इसका समय कब से माना जाता है, 1650 से 1850 तक। तो 1650 से लेकर के 1850 वाला समय है उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल है। और इसकी रचनाएं अगर आप लोगों से पूछे तो एक है रघुनाथ रूपक, एक है राजियारा सोरठा, और उसके बाद में एक रचना कौन सी है, चकरियारा सोरठा। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, कौन से काल की है रचना, रीतिकाल की। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि 1650 से 1850 तक है, ये हमने यहां पर समय सीमा देख ली। विशेषता क्या है, तो यह काल राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल था। मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक दृष्टि से यह काल शांति का काल रहा। इस काल में जो राजा थे उन्होंने अब जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, उनको संरक्षण देना शुरू किया, और यह शांति का काल रहा। इसलिए इस रचनाओं में किसकी प्रधानता देखी गई, नीति और जो श्रृंगार जो रस थे उनकी प्रधानता यहां पर देखी गई। रघुनाथ रूपक किसने लिखी, तो कवि मंचाराम ने लिखी। यह सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सोरठा साहित्य में तो आपको बताइए राजियारा सोरठा हो गया, चक्रियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा। और ये सोरठा रचना किस काल की है, तो ये रचना किस काल की है, रीति काल की ये प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रघुनाथ रूपक रघुनाथ रूपक की रचना किसने की, तो कवि मंचाराम ने इसकी रचना की। अब देखो जैसे आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा प्रश्न कैसे आते हैं। एक तो आता है कि आपको साहित्यकार का नाम देंगे और उसकी रचना के संबंध में देंगे, या तो वो सुमेलित करवाएंगे, या फिर ये पूछेंगे कि निम्न में से कौन सी रचना इस साहित्यकार की नहीं है। या फिर आपको जो हमारे जो राजस्थानी साहित्य है उसकी कुछ विधाएं हैं उसके संबंध में प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर, कि अगर किसी भी काव्य खंड में ये चीजें वर्णित हैं तो ये इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। तो जैसे पहला है कि संत पर्ची, यहां पर एक लिखा हुआ है जो शैलियां है हमारे साहित्य की, पहली शैली कौन सी है, पर्ची। अब देखो पर्ची क्या है कि महात्माओं का, संत महात्माओं का जीवन परिचय पद्यबद्ध रूप में जिस रचना में मिलता है उसे क्या कहा जाता है, पर्ची कहा जाता है। तो आप लोग पर्ची से संबंध रखो, संत महात्मा के नाम से आप लोग याद रखेंगे। संत जो महात्मा है इनका जो जीवन परिचय है जिन पद्यबद्ध रचना में मिलता है वो रचनाएं किस शैली में आती है, पर्ची की शैली में। जैसे आपने सुना होगा कबीरी पर्ची, तो ये किस शैली में है, पर्ची में। प्रकाश क्या होता है, तो किसी भी वंश, कोई भी वैसा वंश ले लीजिए और कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष ले लीजिए जिसकी उपलब्धियों या फिर घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। जैसे आपने राज प्रकाश के बारे में सुना होगा, तो ये सारी जितनी भी कृतियां हैं ये किसकी कैटेगरी में आती है, प्रकाश की में। और इसमें क्या होता है, तो कोई भी ऐसा वंश होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष होता है, तो उसके जीवन काल में, उसके कार्यकाल में कौन कौन सी उसकी उपलब्धियां रही, वो सभी अगर किसी भी कृति में उन पर फोकस किया जाता है तो वो कृति किस शैली के अंदर आती है, प्रकाश शैली के अंदर। उसके बाद में एक है, ये भी सही है इसका मतलब, ये भी सही है, एक है मरस्य। अब देखो मरस्य क्या होता है, मरस्य का मतलब है कि आप लोग शब्द देखिए एक बार, मरस्य यानी मरस्य का मतलब किससे है, मरने से है या फिर मृत्यु से है।
तो यहां पर लिखा हुआ है कि किसी राजा या व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने और उसके महान कार्यों का वर्णन करने के लिए जो काव्य रचा जाता है वो काव्य क्या होता है? मरस्या कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा राणा जगपतरा मरस्या, राजा जगपतरा मरस्या। तो ये मरस्या क्या है? मरस्या का मतलब है कि यदि कोई भी राजा है उसका निधन हो गया या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष है, कोई विशेष व्यक्ति है, उसका यदि निधन हो जाता है तो उस पर शोक व्यक्त करने के लिए, यानी उसके दुख व्यक्त करने के लिए और जो उसके महान कार्य है उनका वर्णन करने के लिए कोई रचित काव्य है, वो कौन सा है? मरस्या। तो मरस्या में 3 वर्ड आप लोग कीवर्ड याद रखना। एक तो इसका संबंध मृत्यु से है, और किसकी मृत्यु? राजा या फिर किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु, और उस पर शोक व्यक्त करने के लिए या फिर उसके महान कार्यों का वर्णन करने के लिए क्या लिखा जाता है? मरस्या लिखा जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो पर्ची का मतलब संत महात्माओं से है, ये भी यहां पर एकदम सही है। प्रकाश किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों से संबंधित, ये भी सही है। और मरस्या यानी मृत्यु और किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु, उससे संबंधित लिखे गए जो शैली है, जिस शैली में लिखे जाते हैं वो क्या है? मरस्या। तो यहां पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? डी, 1 2 3 यहाँ पर सत्य है। अब इसी एक्सप्लेनेशन देखो, पर्ची आपने पता होगा कि राजस्थानी भाषा में संतों के जीवन परिचय को कविता के रूप में लिखना पर्ची कहलाता है। ठीक है, जैसे कबीर री पर्ची आप लोगों ने पढ़ी होगी, और एक है मीराबाई री पर्ची। उसके बाद में प्रकाश है कि वह साहित्य जो किसी व्यक्ति विशेष या वंश की गौरवशाली उपलब्धियों या किसी खास घटना को उजागर करता है। जैसे इसमें आ गया राज प्रकाश, तो राज प्रकाश किसने लिखा? किशोरदास ने। यहां पर किशोरदास पर लिख लो आप राज प्रकाश। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, रचना और उसका रचनाकार। उसके बाद में कर्णिदान, कर्णिदान ने कौन सा लिखा? सूरज प्रकाश लिखा। तो ये सूरज प्रकाश पर आप नाम लिख लो, कर्णिदान। कर्णिदान को किससे याद करोगे? कर्णिदान का संबंध रिलेट करो आप किरण से। कर्णी यानी कि किरण, और किरण किससे निकलती है? सूरज से। तो कर्णिदान ने कौन सी रचना की थी? सूरज प्रकाश की रचना की थी। उसके बाद में मरस्या, तो राणे जगपतरा मरस्या, ये बहुत फेमस है। और ये किसी प्रभावशाली व्यक्ति का यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके महान कार्यों का वर्णन करने के लिए जिस शैली में काव्य लिखा जाता है वो शैली कौन सी होती है? मरस्या शैली। तो इनके बारे में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जामिनर, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अब देखो ये राजस्थानी काव्य के छंदों के संबंध में, लेकिन उससे पहले एक मैं आप लोगों से देखता हूं कि आप लोगों को अपने भाषा के बारे में कितना ज्ञान है। आप लोगों में से जो भी लोग इसको देख रहे हैं, तो एक काम आप लोग करेंगे। सबसे पहले पहला ये करेंगे कि आप किस क्षेत्र से संबंधित है और आपके क्षेत्र का नाम क्या है। उसके अलावा आपके क्षेत्र में प्रमुख बोली राजस्थानी की कौन कौन सी भाषाएं हैं, और उसके साथ साथ आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा वर्ड अमूमन लोग बोलते हैं जो कि बाकी क्षेत्रों में उतना नहीं बोला जाता। तो ये सब आप लोग कमेंट के माध्यम से मेंशन करोगे। मैं देखना चाहता हूं कि किस क्षेत्र से संबंधित लोग इस क्लास को देख रहे हैं, और उसके अलावा ये है कि आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा लोग अपनी भाषा में आप लोग उसको बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। मैं भी क्लास के जब अंत है उसमें आप लोगों को बता के जाऊंगा कि हमारे क्षेत्र में कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा भाषा के रूप में बोला जाता है। ठीक है, उससे पहले ये देखो, राजस्थानी काव्य के छंदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी राजस्थानी काव्य के कुछ छंद दिए हुए हैं और उसमें विचार करना है। तो पहला कौन सा है? एक तो है जमाल और एक है झूलना। पहली बात की जमाल और झूलना के बारे में दो चीजें कॉमन है। पहली बात की ये मात्रिक छंद है, दोनों ही क्या है? राजस्थानी साहित्य में मात्रिक छंद है। तो पहली बात की ये मात्रिक छंद है। उसके अलावा राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद है जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। ये किसके बारे में है? जमाल के बारे में। अब आप बताओ क्या ये सही है क्या? तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन ये थोड़ा सा अपोजिट है, क्योंकि राजस्थानी काव्य के एक मात्रिक छंद के बारे में प्रावधान कहां पर, ये कौन सा है? ये है झूल। यानी ये झूलना जो छंद है इसकी ये विशेषता है कि ये राजस्थानी काव्य का एक तो मात्रिक छंद है, साथ ही में इसके 24 अक्षर का वर्णिक छंद होता है, और इसके अंत में क्या होता है? यगण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि 24 अक्षरों का वर्णिक छंद और अंत में यगण होता है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? झूलना काव्य से। उसके बाद में दूसरा है कि पहले पूरा दोहा आता है, तो ये थोड़ा सा उल्टा कर रखा है। ये किससे संबंधित है? जमाल से। तो जमाल की विशेषता क्या है कि पहले पूरा दोहा आता है, फिर दोहे के जो फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। तो पहले पूरा दोहा आता है, फिर दोहे का जो 5वां चरण है उसमें दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। अब देखना एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछेगा। एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि राजस्थानी काव्य की वह विधा जिसमें पहले पूरा दोहा आता है, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है, संबंधित है। और उसके बाद में एक ऑप्शन जमाल भी आएगा, एक झूलना भी आएगा,
एक प्रकाश आ जाएगा या फिर एक कोई भी ऑप्शन एग्जामिनर वहां पर दे देगा। तो जिस भी काव्य विधा में जिस भी जो छंद है उसमें पहले पूरा दोहा आता है और फिर उसके पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है, तो क्या है, झूलना है। और वो क्या है, उसके बाद जमाल है, और उसके बाद में राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद जिसमें 24 अक्षर होते हैं और उसमें वर्णिक छंद के अंत में यगण आता है, तो वो कौन सा है, झूलना। तो ये दोनों थोड़ा सा अपोजिट लिख रखे हैं। ये ऊपर की विशेषता झूलना की है लेकिन यहाँ पर जमाल लिख रखा है, नीचे की विशेषता जो है वो जमाल की है लेकिन यहाँ पर झूलना लिख रखा है। यानी कथन एक भी गलत है, कथन दो भी यहाँ पर गलत है। राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, डी, न तो एक और न ही दो क्या है यहाँ पर सही है, क्योंकि इनको थोड़ा सा क्या लिख रखा है, अपोजिट लिख रखा है। अब देखो ये झूलना के बारे में विशेषता है, और इसके अगर एग्जाम्पल को देखोगे तो जमाल में आती है राव इंद्र सिंगरी जमाल, और उसके बाद में यहां पर है झूलना, तो झूलना में आता है राव गज अमर सिंह राठौर झूलना और राजा गज सिंह झूलना। और झूलना क्या है कि राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद है जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद का प्रयोग होता है, और 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में क्या आता है, यगण आता है, और वो क्या है, वो यहाँ पर है झूलना। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, डी, क्योंकि इन दोनों को क्या है, थोड़ा सा अपोजिट लिख रखा है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन दोनों में किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे, इनको आप लोग जरूर पढ़ करके जाना। अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मरस्य क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके महान कार्यों का वर्णन करने के लिए मरस्य लिखे जाते हैं। उसके बाद में एक पर्ची बताई थी जिसमें संत महात्माओं के जीवन परिचय अगर पद्यबद्ध रचना में हो तो उसको पर्ची, और उसके बाद में एक बताया था प्रकाश, यानी किसी व्यक्ति विशेष घटना विशेष की जो विशेष उपलब्धि होती है उस पर फोकस करके कोई लिखा जाता है, तो उसको मैंने क्या बताया था, प्रकाश बताया था। तो उसी तरीके से कुछ विधाएं यहां पर भी है। तो राजस्थानी साहित्य के काव्य रूपों के संदर्भ में यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सा विचार करना है। अब देखिए बेली ग्रंथ बेलियो छंद में लिखे गए हैं जिनके विषय धार्मिक ऐतिहासिक होते हैं। अब पता है इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बेली ग्रंथ होते हैं उसके विषय क्या होते हैं। तो एक तो होते हैं धार्मिक धार्मिक विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, धार्मिक, एक है ऐतिहासिक, ये होते हैं। तो बेली ग्रंथ जो लिखे जाते हैं उनके विषय धार्मिक और क्या होते हैं, ऐतिहासिक। तो धार्मिक और ऐतिहासिक क्या होते हैं, उसके ग्रंथ होते हैं। ठीक है, तो इनके विषय क्या होते हैं, बेली ग्रंथ के धार्मिक और ऐतिहासिक होते हैं। दूसरा लिखा हुआ है स्थाकी, ये भी देखना है कि क्या ये सही है कथन, तो पहला क्या है, एकदम यहां पर एकदम सही है। दूसरा है स्थाकी शब्द साक्षी से बना है जिसमें संत कवियों ने अपने अनुभव के द्वारा किए गए ज्ञान का वर्णन किया है, ये एकदम सही बात है। देखो साकी शब्द का मतलब क्या होता है, साकी शब्द का मतलब है साक्षी, और साकी शब्द में किसको शामिल है, तो जिन संतों ने अपने अनुभव के आधार पर यानी खुद एक्सपीरियंस करके जो नॉलेज एक्वायर की है उस नॉलेज को अगर किसी में लिखा जाता है तो वो काव्य कौन सा होता है, वो होता है साकी। और साकी का मतलब क्या होता है, साक्षी से बना है, जिसमें संत कवि क्या लिखते हैं, अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस है वो उसमें लिखते हैं। तो ये साकी शब्द को आप याद रख लेना। एक है सिलोका, तो सिलोका केवल उच्च शिक्षित विद्वानों के द्वारा राज दरबारों में गाए जाने वाली अत्यंत कठिन काव्य शैली है जो आम जन की समझ से क्या होती है, बाहर होती है। अब देखो क्या ये सही है क्या, तो सिलोका का संबंध उच्च शिक्षित विद्वानों से नहीं है, सिलोका का संबंध किससे है, जनसाधारण से। तो सिलोका जो है वो जनसाधारण से संबंधित है, और ये अत्यंत कठिन काव्य शैली भी नहीं है, इसको समझना बहुत सरल है, और ये ऐसी शैली है जिसको आम जनता जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। तो सिलोका का संबंध उच्च शिक्षित विद्वानों से यहाँ पर नहीं है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। ये पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है, तो एक व दो क्या है यहाँ पर सत्य है। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ए। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या याद रखेंगे, बेली ग्रंथ धार्मिक और ऐतिहासिक, उसके बाद में साकी शब्द अपने जीवन के अनुभवों को लिखना, दोनों याद रह जाएंगे ना। देखो अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन का जो ऐप है उस पर एलडीसी की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप लोगों के कई सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर एलडीसी की टेस्ट सीरीज लॉन्च करो, तो वो लॉन्च हो चुकी है और उसका पूरा शेड्यूल भी आपको मिल गया होगा। इसमें टोटल 40 टेस्ट होंगे दोनों पेपर्स को मिला करके, जिसमें 24 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे और 16 क्या होंगे, फुल लेंथ होंगे। और इसमें अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हो जिसका नाम है GS21, जैसे ही आप जब भी कोर्स खरीदोगे तो वो कूपन कोड मांगेगा, अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपको इसमें 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
और डिस्काउंट मिलने के बाद में ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको 315 रुपए में यहाँ पर क्या होगी, अवेलेबल होगी। उसके अलावा अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट की अलग लेना चाहते हैं, पेपर सेकंड की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, यानी किसी की मान लो हिंदी इंग्लिश कमजोर है तो वो अलग से ले सकता है, और किसी का कोई जीके जीएस मैथ वगैरह भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए भी अलग अलग है। ये तो कॉम्बो है जिसमें दोनों शामिल हैं, और ये क्या है यहाँ पर अलग अलग है। इसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो इसमें भी प्रत्येक टेस्ट सीरीज जो यहाँ पर दी हुई है इसमें 21% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप जो भी लोग इसमें से एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज के साथ ही आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। आप सभी लोग काफी लंबे समय से कह रहे थे, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आप लोग जाकर के जरूर देखें। और कूपन कोड अगर आप ये अप्लाई कर देंगे GS21 तो आपको 21% ऑफ भी वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वेली ग्रंथ ये सब एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। सिलोका के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना कि साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, और ये एक ऐसी विधा है जो जन साधारण यानी आम आदमी की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाती है। तो ये उच्च शिक्षित जो विद्वान लोग हैं उनका संबंध इनसे नहीं है। सिलोका जो है वो लोग लिखते हैं जो साधारण पढ़े लिखे लोग हैं, और ये एक ऐसी विधा है जिसमें जन साधारण आम आदमी जो शिक्षित नहीं है उनकी जो भावनाएं हैं वो आम जन तक क्या है पहुंचाई जाती है। तो जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए काव्य शैली कौन सी है, सिलोका काव्य शैली है। तो कौन लिखते हैं, तो साधारण पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, इनको लिखते हैं। तो राइट आंसर क्या था हमारा उसमें, पहला और दूसरा क्या था, सही था। फिर आ गई रासो, रूपक और विगत। ठीक है, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पर्ची किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, मृष्य क्या होता है। फिर मैंने आपको झूलना और जमाल के बारे में वहां पर कंप्लीट समझा दिया। अब जो अभी नेक्स्ट हमने देखा था, उस नेक्स्ट में क्या देखा था हमने कि एक तो वेली ग्रंथ क्या होते हैं, साकी क्या होती है और सिलोका क्या होते हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप इन तीनों को भी देख लोगे, ये मान के चलो जो काव्य शैली है हमारे राजस्थानी साहित्य में वो सारी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इन प्रश्नों को जानबूझ करके मैंने इनका स्टेटमेंट पॉजिटिव रखा है, ताकि जो लोग इस क्लास को देखेंगे, जो लोग इसको पढ़ेंगे, तो एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो ये मान के चलो कि पेपर में यदि ऑप्शन के रूप में प्रश्न आएंगे, वहां ऑप्शन आएंगे प्रश्न में, तो आप लोग आराम से उसको टिक कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ रखा है। जिनको थोड़ी सी और दिक्कत आ रही है उसके साथ में ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो वहां पर पीडीएफ पे जाकर भी आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हो। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को बहुत ही जल्द कम समय में आप लोगों को रिवाइज करवा दिया जाए। तो पहली बात कि रासो क्या होता है। रासो का मतलब है कि कोई भी ऐसा राजा है, उसकी कीर्ति, उसकी विजय और उससे युद्धों का अगर विस्तृत वर्णन है तो वो ग्रंथ कौन सा होता है, रासो होता है। तो रासो ग्रंथ में क्या होता है कि कोई भी राजा है, उसकी कीर्ति है, उसके विजय है, कौन कौन से युद्ध उसने जीते, उनका अगर विस्तृत वर्णन है तो वो काव्य ग्रंथ क्या है, रासो है। जैसे पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्रप्रदाय ने लिखा था, और उसमें पृथ्वीराज की जो दिग्विजय है उसके बारे में, उसकी जो कीर्ति है, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, उसका वहां पर वर्णन है। रूपक क्या होता है, तो किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को दर्शाने वाली काव्य कृति। ये लाइंस आप लोग याद रखेंगे, वहां पर ये पूछेगा कि किसी भी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या होती है, रूपक होती है। तो पहला रासो, ये एकदम सही बात है, यही होता है। दूसरा रूपक, इसमें किसी वंश की भी और किसी व्यक्ति विशेष की भी जो है उपलब्धियों को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या होती है, रासो होती है। एक रासो को आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसका नाम है रूपक का, रघुनाथ रूपक सुना होगा। रघुनाथ रूपक किसने लिखी थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, कवि मंछाराम ने लिखा था। तो जो रघुनाथ रूपक है वो रूपक काव्य शैली में लिखी गई है, और उसमें क्या है कि किसी भी एक वंश या फिर कोई व्यक्ति विशेष होता है, उसकी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए लिखी जाती है। विगत आपको पता ही है, किसी विषय का विस्तृत वर्णन, कोई भी ऐसा विषय है उसका बहुत डिटेल में विवरण दिया जाता है, और इसमें सांख्यिकी, आंकड़े, इतिहास और राजस्व इनसे प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मारवाड़रा, परगणारी, विगत, ये किसका है, मुहुणोत निर्णसी की रचना है, और जिसमें क्या है कि मारवाड़ जो राज्य है उसके जनसंख्या के सबसे पहले आंकड़े हमें यहाँ इसी ग्रंथ से मिलते हैं, और इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है, मारवाड़ा परगणारी विगत। तो विगत में क्या क्या मिलता है, तो सांख्यिकी यानी स्टेटिक्स के आंकड़े मिलते हैं, उसके बाद में इतिहास और उस समय के जो राजस्व की व्यवस्था क्या थी, राजस्व कितना था, उन सब के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, आपको विगत ग्रंथ से मिलती है। और एक विगत क्या है, मारवाड़ा परगणारी विगत, किसने लिखा था, मुणोत निर्णसी ने। आगे उसके बारे में हम थोड़ा सा हम बात करेंगे, ये भी यहां पर सही है। इसका मतलब है कि तीनों ही यहां पर एकदम सही है। राइट आंसर क्या है हमारा, 1, 2 और।
तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो पर यहाँ पर देखो चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखी, ये आपको पता ही है, एग्जामिनर बार बार कम से कम 50 से 100 बार ये प्रश्न पूछ चुका है। उसके अलावा थोड़ा सा नाम याद रखें, बिसल देव रासो, ये लिखी थी नरपति नालह ने। नरपति नालह ने क्या लिखी थी? बिसल देव रासो लिखी थी। उसके बाद में एक यदि व्यक्ति विशेष के गरिमा के संबंध में लिखा जाता है तो दो उदाहरण है यहाँ पर, एक तो है राज रूपक और एक है गजगण रूपक। राज रूपक, गजगण रूपक। राज रूपक लिखी थी वीरभान रतुने ने, और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी केशवदास ने। ये दोनों रचनाएं याद रखेंगे। तो राज रूपक किसने लिखी? वीरभान रतनु ने लिखी। और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? गजगुण रूपक। ये किसने लिखी? ये लिखी थी केशवदास गार्डन ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि राज रूपक वीरभान रत्नु और गजगुण रूपक केशवदास गार्डन। विगत का अर्थ समझ में आ गया। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है मारवाड़रा मूणो नेणसी की एक रचना है जिसका नाम है मारवाड़रा प्रगणारी विगत। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है किससे संबंधित? जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का। और इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? गजेटियर भी कहा जाता है। तो रासो समझ में आ गया, रूपक समझ में आ गया, विगत समझ में आ गया, पर्ची समझ में आ गई थी, मरस्य समझ में आ गया था, प्रकाश समझ में आ गया था, तुलना समझ में आ गया था, जमाल समझ में आ गया था। उसके बाद में पीछे हमने जो 2-3 और देखे थे इसकी विधाएं, वो सब समझ में आ गई। तो ये मान के चलो कि आपकी जितनी भी जो काव्य शैलियां हैं, काव्य विधाएं हैं, वो सारी यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो इनको आप लोग, ये परिभाषाएं हैं, ये इसलिए लिखकर लेकर आया हूं क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रप्रदाय ने लिखी। हम ये भी पढ़ लेते हैं कि विसल देव रासो किसने लिखी? नरपति नालह ने लिखी। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रासो क्या होता है, रासो में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। मारवाड़रा प्रगणारी विगत मूणो नेणसी ने लिखी। लेकिन ये विगत क्या होती है? विगत काव्य शैली क्या है? इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? जो वेली ग्रंथ है उसका विषय क्या है? धार्मिक, ऐतिहासिक, ये सब भी पता होना चाहिए जब हम राजस्थान का साहित्य और भाषा और साहित्य पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी आप लोग याद रखेंगे। अब 2 विधाएं और हैं, एक तो है दवावेत और एक कौन सी है? वात। ठीक है, तो पहली बात की कथन एक देखो ध्यान से कि दवावेत का मतलब है कि कलात्मक गद्य का एक रूप है। पहली बात है कि कौन सा है? कलात्मक गद्य है, तो दवावेत एक गद्य का रूप है। दूसरी बात की जो वचनिका के समान होता है, परंतु इसमें उर्दू और फारसी के शब्दों की क्या मिलती है? प्रचुरता मिलती है। तो राजस्थान का ऐसा कलात्मक गद्य यानी गद्य विधा जिसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है, वो काव्य विधा कौन सी है? वो है द्वावेत। यानी साहित्य विधा कौन सी है? द्वावेत। एक है वात, तो कहानी कहने और सुनने की एक विशेष विधा है, तो ये एकदम सही है। वात का मतलब होता है कहानी कहने की विधा। दूसरा है एक विशेष विधा है जिसमें श्रोता के द्वारा बीच बीच में हुंकारा भरना दिया जाता है। यानी जैसे मान लो कि मैं आपको सुना रहा हूं कि एक समय की बात है, एक राजा और क्या थे? एक रानी थे। आप कह लें तो ये जो हूं आपने बोला ये क्या है? हुंकारा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वो जंगल में गए, जंगल में उसके बाद में शेर मिला, फिर आप कहें तो ये जो हूं है ये क्या है? हुंकारा है। यानी कहानी कहने वाला कहानी कहता है और वो सुनने वाला उसमें क्या देता है? हुंकारा देता है। और इसका बेसिक पर्पज यही है कि जो सामने वाला है उसको नींद नहीं आ गई है, वो एक्टिव है और कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो ये इसका क्या होता है? इंडिकेशन होता है। तो वात किससे संबंधित है? ये कहानी कहने की विधा से संबंधित है। और कहानी कहने की विधा से संबंधित जो बीच बीच में जो सुनने वाला है वो क्या करता है? हुंकारा भरता है। हमने बचपन में खूब कहानियां सुनी, हमारी मम्मी जो थी वो खूब कहानियां वहां पर सुनाया करती थी, अलग अलग तरह की कहानियां थी, तो उस समय हम हुंकारा भी देते थे। लेकिन दिक्कत यही थी कि जैसे वो सुनाना शुरू करती थी हमें नींद आ जाती थी, तो कहानी पूरी नहीं सुन पाते थे। लेकिन हाँ, ये बचपन में हमने ये सब चीजें बहुत सुनी होगी। और जो राजस्थान के देख रहे हैं ऑडियंस, उनको तो पता ही होगा कि ये बात क्या होती है और इसके बाद में हुंकारा भरना क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन यहाँ पर क्या है? एकदम सही है। राइट आंसर है हमारा कथन 1 और कथन 2, दोनों क्या है यहाँ पर? सही है। तो ये दवावेत वगैरह आप लोग याद रखेंगे। और इसमें ये रख लेना अखमाल देवडारी दवावेत, कलात्मक गद्य का वह रूप जो राजस्थानी में लिखा जाता है लेकिन इसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का मिश्रण होता है। ये पहली बात की उर्दू और फारसी के शब्द होते हैं। दूसरी शैली ये तुकांत और प्रवाह से क्या होती है? युक्त होती है। तो ये दोनों चीजें होती है। इसमें नायक के गुण, युद्ध और वैभव का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। वाद का अर्थ कहानी से है। इसकी विशेषता ये है कि कथा कहने वाला कहानी सुनाता है और सुनने वाला बीच बीच में हुंकारा जैसे हूं या हाँ बोलना पड़ता है। और इसमें कथावाचक को पता चलता रहता है कि श्रोता क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। और उदाहरण के लिए जैसे आप बाबूजी बात,
तो बात का मतलब क्या है, कहानी कहना। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आ गया कि हम हमारे छंदों से संबंधित आ गए। मैंने आपको पूरी विधाएं हैं, पूरी जो काव्य शैलियां हैं वो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब ये देखना है कि कौन सी काव्य कृति या फिर कौन सा जो साहित्य है वो किस साहित्यकार ने लिखा या फिर किस साहित्य का संबंध किस साहित्यकार से है। और इन प्रश्नों का अगर आप पैटर्न देखोगे तो इसका मकसद ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रैक्टिस करवाई जाए। हाँ, हालांकि आप लोग चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि एक ही प्रश्न में आपको 6 से 7 या फिर 8-9 के आसपास जो काव्य जो साहित्य हैं वो याद करवा दिया जाए और जो काव्य कृतियां हैं वो याद करवा दी जाए और ये भी बता दी जाए कि ये काव्य कृतियां किससे संबंधित है। ठीक है, अब एक बार इस प्रश्न को पढ़ो और आप इसका आंसर देने की कोशिश करना। जैसे ये प्रश्न आप लोग देखो कि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचनाओं और उनके रचनाकार के संबंध में असुमेलित है, और नीचे कुछ छंद दिए हुए हैं और उसके संबंध में आपको देखना है कि क्या वो उसने लिखे थे या फिर नहीं लिखे थे। अब देखो, एक है पाबू जीरा छंद, गोगा जीरा रसावला, करणी जीरा छंद। तो पाबू जीरा छंद किसने लिखा था? बिटू मेहा ने लिखा था, ये यहां पर एकदम सही है। गोगा जीरा छंद भी इसने लिखा था और करणी जीरा छंद भी किसने लिखा था? बिटू मेहा ने। पहला एकदम सही है। तो प्रश्न पूछे कि पाबू जीरा छंद के लेखक कौन है, तो वो कौन है? बिटू मेहा। गोगा जीरा रसावला किसने लिखा था? बिटू मेहा ने। करणी जीरा छंद किसने लिखा था? बिटू मेहा ने। ठीक है, तो ये तीनों रचनाओं का संबंध किससे है? बिटू मेहा से। पहला एकदम सही है। तीसरा है हाला झालारी कुंडलियां और हरिरस। मैंने आपको बताया था कि हाला झालारी कुंडलियां, हरिरस और देवयान ये किसने लिखा था? ईसरदास ने लिखा था। ये ईसरदास बारहट के नाम से है, तो ये इन्होंने लिखा था। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाला झालारी कुंडलियां किसकी काव्य कृति है, किसने इसकी रचना की थी, तो उसका नाम क्या है? ईसरदास बारहट। हरिरस के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। देवयान के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए किसने लिखा था? ईसरदास ने। विरुद्ध छतहरी, किरतार बावनी, झूलना राव अमर सिंह, राज सिंगोत्री ये किसने लिखा था? दुर्साहड़ा ने। तो दुर्साहड़ा के बारे में क्या याद रखना है? एक तो दातार, विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, उसके बाद में झूलना राव अमर सिंह, राज सिंगोत्रा ये किसने लिखा था? दुर्साहड़ा ने। हालांकि देखो, दुर्साहड़ा के सबसे प्रसिद्ध जो है वो किरतार बावनी के बारे में आप लोगों से पूछेगा कि किरतार बावनी किसकी रचना है। तो किरतार बावनी किसकी रचना है? दुर्साहड़ा की। उसके बाद में पूछेगा विरुद्ध छतहरी किसकी रचना है, तो ये भी किसकी रचना है? दुर्साहड़ा के। राव जेत सिरोसंद ये किसकी है? बिटू सुजा की। ये यहां पर एकदम सही है, राव जेत सिरोचंद बिटू सुजा की है। लेकिन आगे लिखा हुआ है चांदाजीरी बेली। ये चांदाजीरी जो बेली है यही यहां पर गड़बड़ है, क्योंकि ये किसकी है? ये बिटू मेहा की है। तो ये इसकी वजह से ये क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया और राइट आंसर भी हमारा यहीं पर है। लेकिन मजे की बात है कि हमें इसमें से कई सारी चीजें याद हो गई। विरुद्ध छतहरी, किरतार बावनी, झूलना राव अमर सिंह, राज सिंगोत्रा किसने लिखा? दुर्साहड़ा ने। राव जेत सिरोसंद किसने लिखा? बिटू सुजा ने। उसके बाद में पाबूजीरा चंद किसने लिखा? बिटू मेहा ने। हाला झलारी कुंडलियां और हरिरस किसने लिखा था? ईसरदास ने। ठीक है, तो ये याद रह जाएंगे ना आपको आराम से। ठीक है, चलो। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? डी, क्योंकि चांदाजीरी वैली किसने लिखा था? बिटू मेहा ने। ठीक है, अब आगे कि मुहुणोत नैणसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो, मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा था कि राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थानी जो साहित्य है वो कौन कौन सा है, कौन कौन से प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। और कौन कौन सी भाषा और उपबोलियां हैं उनके बारे में भी देखेंगे। मैंने इस क्लास में सबसे पहले राजस्थानी का जो साहित्य है उसको लिया है, उसके बाद में हम जो राजस्थानी भाषा और जो बोलियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। तो देखो, मुहूर्त नैणसी के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली बात कि मुंशी देवी प्रसाद ने मुहूर्त नैणसी को राजपुताने का क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। ठीक है, तो अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहूर्त नैणसी को कहा जाता है। और किसने कहा? वो कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद, राजपुताने का अबुल फजल और मुहूर्त नैणसी, तीनों शब्दों को याद रखा। नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे? मंत्री थे। ये भी बात एकदम सही है। और ये मारवाड़ के उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे। तो नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री थे।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जामिनर इस तरह का प्रश्न भी आप लोगों से पूछ सकता है कि जो प्रमुख साहित्यकार है इसका संबंध किस राजा से है या इसको संरक्षण किसने दिया। तो ये जो मारवाड़ के जो है मुहणोत नैणसी, ये किसके राज दरबारी थे, किसके दरबार में ये मंत्री थे, तो वो थे जसवंत सिंह प्रथम। और कहां के शासक थे, ये जोधपुर के महाराज थे। और मारवाड़ के ये प्रधानमंत्री के पद पर भी कौन रहे थे, मुहणोत नैणसी। अब आ गया कि मारवाड़ा प्रगणानी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ये बात भी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी जब हमने विगत पढ़ा था कि जिसमें जनसंख्या से संबंधित आंकड़े, इतिहास से संबंधित आंकड़े, राजस्व संबंधित आंकड़े होते हैं। और ऐसे आंकड़ों का वर्णन अगर बहुत विस्तार से दिया हुआ है तो वो काव्यशैली कैसी होती है, विगत होती है। मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि एक बहुत प्रसिद्ध काव्यशैली हमारा मारवाड़ा प्रगणानी विगत लिखी किसने थी, मुहणोत नैणसी ने लिखी थी। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तीसरा भी सही है। नैणसी ने मुहणोत नैणसी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें केवल राजस्थान का इतिहास था। क्या ये गलत, सही है क्या, तो केवल राजस्थान का इतिहास, ये यहां पर क्या है, गलत है। क्योंकि इसमें राजस्थान के इतिहास के साथ साथ बुंदेलखंड का इतिहास, बघेलखंड से संबंधित जो डेटा है वो भी हमें इसमें मिलते हैं। तो मुहणोत नैणसी में जो नैणसी ख्यात है इसमें केवल राजस्थान का इतिहास नहीं है, राजस्थान के साथ साथ जो सीमा साझा करते हैं बुंदेलखंड बघेलखंड वाला जो इलाका है उसका इतिहास भी इसमें शामिल था। तो ये गलत हो गया। ये पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो पहला एकदम सही बात है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर सी, 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर क्या है, सही है। तो मूण और नैणसी की दो रचनाएं कौन कौन सी है, तो एक तो है मारवाड़ा प्रगणानी विगत और एक है मुहणोत नैणसी ख्यात। किसके राज दरबारी थे, किसे दरबार में मंत्री थे, जसवंत सिंह प्रथम जो कि मारवाड़ के क्या थे, राजा थे। राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है, तो मारवाड़ा प्रगणानी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। और नैणसी ख्यात जो है उसमें किसके संबंध में इतिहास मिलता है, तो उसका राजस्थान का इतिहास भी मिलता है। इसके साथ साथ बुंदेलखंड बघेलखंड और वो जो मालवा वाले जो इलाका है उसका भी क्या मिलता है, इसमें इतिहास मिलता है। यहाँ पर केवल राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत हो गया। राइट आंसर क्या है हमारा, सी, यानी ये 1, 2 और 3 तीनों क्या है यहाँ पर सही है। देखो अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही। साथ ही में आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो हमारे क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर एसआई का एमसीक्यू बैच चल रहा है जिसमें इसकी प्राइस आपको 790 रुपए मिल जाएगी। और ये कैसे मिलेगी, जब आप GS21 कूपन कोड इसमें यूज करोगे। तो जैसे ही आप GS21 कूपन कोड यूज करोगे तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो विजेंद्र सर हैं उसका मार्गदर्शन भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। नरेंद्र सर जो है वो भी उस कोर्स में गाइडेंस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और सबसे खास बात ये कि इस कोर्स में पॉलिटी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान पॉलिटी भी मैं पढ़ा रहा हूँ और इंडियन पॉलिटी भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान पॉलिटी लगभग हमारी वहां पर कंप्लीट हो चुकी है और इंडियन पॉलिटी जल्दी है वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। और प्रश्नों का स्तर वगैरह जो है वो आपका कोई दोस्त उसमें ले रखा है कोर्स, तो आप उसको पूछ लेना कि राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के किस तरह के प्रश्न वहां पर करवाए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कोशिश की है कि प्रश्न उसी तरीके से शामिल किए जाए जिस तरह के आरपीएससी आपको एसआई में पूछने वाली है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछने वाली है। तो ये एमसीक्यू बैच चल रहा है जीके जीएस वाले पेपर के लिए। और इसमें अगर आप GS21 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 790 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा, यानी बहुत ही नॉमिनल इसकी प्राइस है। ठीक है, देखो नैणसी ख्यात में कहां से मिलता है, तो गुजरात का, काठियावाड़ का, कच्छ, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मध्य भारत के इतिहास पर भी इसमें क्या डाला गया था, प्रभाव डाला गया था। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद में अब आता है कि महाकवि सूर्यमल मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि क्या इनका जन्म बूंदी जिले के हरना गांव में हुआ था, ये बात एकदम सही है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहां पर हुआ था, बूंदी जिले में। ये बूंदी के नरेश महाराव राम सिंह के राज्य आश्रित कवि थे क्या, ये भी बात एकदम सही है। वंश बात कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास और छंद म्यूक इनकी प्रमुख रचना है, ये भी बात एकदम सही है। वंश भास्कर भी इन्होंने लिखी, वीर सत्सई इन्होंने लिखी, बलवंत विलास लिखी, छंद म्यूक इनकी रचना है। एक रचना और है जो इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी, उनका नाम था राम रंजाट। देखो माहौल का क्या फर्क पड़ता है, इनका माहौल पूरा काव्य जैसा माहौल था, इस वजह से इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में अपना पहला काव्य रचना लिखी थी। वो कौन थी रामरन जाट। जिस समय ये मान के चलो 10 वर्ष की उम्र में क्या होता है, 10 वर्ष की उम्र में हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। और 5वीं 6ठी क्लास में हम क्या करते हैं, अमूमन या तो हम कंचे खेलते हैं, अगर आप गांव से हो तो आप गिल्ली डंडे खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे। तो जिस समय हम लोग ये सब कर रहे थे, ये जो सूर्य मिश्रण भाई साहब है, इन्होंने एक काव्य लिख दिया था जिसका नाम था राम रंजाट। तो हम क्या खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे, लेकिन इन्होंने को पता था कि आगे चलकर
यही सब पढ़ना है इनको। तो इन्होंने उसी समय 10 वर्ष की जब उम्र थी, उसी उम्र में इन्होंने रामरन जाट की क्या कर दी थी, रचना कर दी। तो ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। सूर्यमल मिश्रण, संबंध हरणा गांव बूंदी, नरेश कौन से हैं, महाराव राम सिंह, रचना कौन कौन सी है, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदम्यूक और रामरन जाट। ये 5-6 रचनाएं आप लोग उसके बारे में याद रखेंगे। राइट आंसर क्या है हमारा, 1 2 3 तीनों ही क्या है यहाँ पर एकदम सत्य है। तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी से संबंधित है। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का इनको पुरोधा माना जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। तो प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि आधुनिक जो राजस्थान में जो काव्य है उसका जो नव जागरण है उसका पुरोधा किसको माना जाता है, वो है सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के तत्कालीन शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे और सुनीत कुमार चटर्जी ने उन्हें लास्ट ऑफ द जायंट्स कहा। यानी लास्ट जायंट कौन है, वो है सूर्यमल मिश्रण। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में वंश भास्कर है जो बूंदी राज्य की पद्यात्मक इतिहास के बारे में बात करता है, वीर सतसई जो 1857 के समय लिखी गई थी, और वीर सतसई का संबंध किससे है, स्वतंत्रता की भावना से 1857 के आसपास ये लिखी गई थी। बलवंत विलास रतलाम के महाराजा जिनका नाम था बलवंत सिंह, उसका चरित काव्य है। तो ये पूछ सकते हैं कि सूर्यमल मिश्रण की रचना बलवंत विलास का विषय क्या है, तो रतलाम के जो महाराजा थे बलवंत सिंह, उनका क्या था, चरित काव्य था। चंद्रम्यूख और उनकी 10 वर्ष की उम्र की रचना कौन सी है, रामरन जाट। तो आरएसएस भी चाहे आपको वंश बारकर, वीर सतसई इस तरह के ग्रंथ पूछ ले, लेकिन ये मान के चलो कि जब आरपीएससी प्रश्न पूछेगी तो वो तो इस तरह से डिटेल में जाएगी कि सूर्यमल मिश्रण की रचना बलवंत विलास का विषय क्या है, और वहां पर आपको यह भी याद रहना चाहिए कि रतलाम के महाराजा बलवंत सिंह का चरित काव्य लिखा गया है, ये आरपीएससी पूछेगी। या फिर वो ये पूछेगी कि बूंदी राज्य का पद्यात्मक इतिहास सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में मिलता है, तो वंश भास्कर आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा और अगर वो पूछना चाहे तो वो क्या पूछ सकती है कि सूर्यमल मिश्रण की ऐसी कौन सी रचना है जो 1857 क्रांति के समय लिखी गई थी और जो स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत है, वो रचना कौन सी है, वीर सतसई। तो ये लाभ आप लोग याद रखेंगे। अब देखो, पातल और पीतल, लीलटास, धरती दौरानी, मिंजर और शब्द जैसी सुप्रसिद्ध कालदेय रचनाओं के लेखक कौन है। अब देखो, आप लोगों को 3-4 मजे की बात बताऊं। पहली बात यह है कि इसमें एक लेखक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और कई बार एग्जामिनर उनसे संबंधित प्रश्न यहां पर पूछ चुका है। तो एक तो है पातल और पीतल। पातल और पीतल, इसमें पातल कौन है, तो इसमें महाराणा प्रताप पातल है। और पीतल का मतलब क्या है, तो पृथ्वी सिंह जो राठौड़ है, पृथ्वीराज राठौड़ है, उनको क्या कहा गया है, पीतल कहा गया है। लिलटांस, धरती दोरारी, मिंजर और शब्द किसकी रचना है, यह रचना है कन्हैयालाल सेठिया की क्या है, प्रसिद्ध रचना है। मेघराज मुकुल की रचना आपको बताइए, सेनानी जो रचना थी वो किसकी थी, मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचना थी। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो पातल और पीतल किसकी रचना है, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। उसके अलावा लीलटांस, लीलटांस किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। उसके अलावा अगर आप लोगों से पूछे कि धरती दौरानी किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की। मिंजर कन्हैयालाल सेठिया की। शब्द कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया की कितनी सारी कविताएं याद हो गई। तो कौन सारी कविताएं याद है, एक तो पीतल और पातल या पातल और पीतल, उसके बाद में एक लीलटास, एक है मिंजर, एक कौन सी है, शब्द, और एक है धरती दोरारी। मतलब धरती दोरारी तो बहुत फेमस है ही सही, वो तो आप लोगों को पता ही है। आतु सुरगारी सरवावे, ईपड़ देव रमण नियावे, हीरो जस नरगारी गावे, धरती दोरारी। ये आप लोगों ने जो सुनी है वो किसकी रचना है, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, जो अमूमन आप लोग देखते होंगे कि हमारे 15 अगस्त या 26 जनवरी को स्कूल्स में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें चलाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार है। तो लीलटास, धरती दोरारी, शब्द, पीतल और पातल और मिंजर, ये 5 जो काव्य कृतियां हैं ये किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। किसी से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कन्हैयालाल सेठिया की कुछ रचनाएं, ये पातल और पीतल आप लोगों ने पढ़ी ली, ये महाराणा प्रताप पर आधारित है। लीलटास पढ़ लिया, धरती दोरारी, मिंजर, एक याद रखेंगे हेमासी, उसके बाद में मायड रोहेलो, और उसके बाद में लीक लिकोड़ी और काको कोडरो, और एक है शब्द। तो कौन कौन सी है, धरती दोरारी, मिंजर, लीलटास, पातल और पीतल, हेमासी, मायड रोहेलो, लीक लिकोड़ी, काको कोडरो। तो ये 3-4 तो आपको सबको पता ही है कि कौन कौन सी रचना है, लेकिन जो नई है, एक तो ये माइड रोहेलो, ये याद रखेंगे, एक हेमासी याद रखेंगे, उसके अलावा लिकोड़ी, एक लीक लिकोड़ी और काको कोडरो। ठीक है, ये रचना भी याद रखेंगे, किसकी, कन्हैयालाल सेठिया की। संबंध कहां से, तो 1919 में जन्म हुआ, चूरू जिले के सुजानगढ़ से इनसे क्या है, संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, तो लीलटास जो रचना थी उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इनकी एक रचना है शब्द।
उस शब्द वाली रचना के लिए इनको राजस्थान काव्य संग्रह सम्मान से सम्मानित किया गया। मरने के बाद इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया। तो बहुत ही जो उज्जवल है इनका ये पूरा जो कार्यकाल है वो रहा। उन्होंने बहुत शानदार शानदार रचनाएं लिखी और इनको राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान काव्य संग्रह सम्मान, राजस्थान रत्न, पद्मश्री, इन सबसे सम्मानित किया गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, आप लोगों से पूछे कि इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा था। कन्हैयालाल सेठिया का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? वो था वनफूल। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्हैयालाल सेठिया का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? वनफूल। ठीक है, एक नाम और दे रखा है यहां पर, मालचंद तिवाड़ी। इनकी रचना है की उतरियो है आभो। यहां पर जो नाम दिया हुआ है मालचंद तिवाड़ी की उतरियो है आभो। ठीक है, तो की उतरियो है आभो किसकी रचना है? ये मालचंद तिवाड़ी की रचना है। अब देखो, कन्हैयालाल सेठिया जी फ्री हो गए, सुजानगढ़ चूरू से संबंधित है, 1919 से जन्म हुआ। कौन कौन सी काव्य करती है? अब नंबर किसका है? अब नंबर है विजयदान देता साहब का। विजयदान देता जिनको बिज्जी के द्वारा लिखित नहीं है, बिज्जी भी कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी कलाकृति जो है विजयदान देता ने यहाँ पर जो काव्य करते हैं नहीं लिखी थी। एक तो है बातारी पुलवारी, ये तो आपको पता ही है, हर एग्जाम में कम से कम 50 एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यह भी पूछा जा चुका है कि ये कितने खंडों में है, तो 14 खंडों में है। उसके बाद में दुविधा, दुविधा पर तो फिल्म भी बनी हुई है, पहली फिल्म बनी हुई है, तो ये और दुविधा नाम से फिल्म बनी हुई है, तो इस पर फिल्म भी बनी हुई है। उसके बाद में अलेकू हिटलर, ये भी विजयदान देता की है। पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की है, ये इनकी नहीं है। ठीक है, तो पातल और पीतल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। जबकि बातारी पुलवारी, दुविधा, अलेकू हिटलर, ये किसकी है? विजयदान देता की। और बातारी पुलवारी कितने खंडों में है? 14 खंडों में। तो पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की है। विजयदान देता का जन्म कहां से संबंधित है? बोरुंदा, जोधपुर में हुआ था 1926 में। मैंने आपको बताया था कि कन्हैयालाल सेठिया 1919 सुजानगढ़ चूरू, विजयदान देता 1926 बोरुंदा, जोधपुर में हुआ था। इन्होंने राजस्थानी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, ये भी बात सही है। बातारी पुलवारी ये 14 खंडों में विभाजित है और इसका जो 10वां खंड है उसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो अगर थोड़ा सा डीप जाना चाहे तो ये पूछ सकता है कि बातारी पुलवारी जो विजयदान देता की काव्य करती है, सॉरी, वो कितने खंडों में है? 14 खंडों में है। किस खंड के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उसका जो 10वां खंड है उसको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और इस पर दुविधा नामक इस कहानी पर प्रसिद्ध फिल्म बन चुकी है। कौन सी? दुविधा। और एक फिल्म और बनी है अमोल पालेकर की, जो कौन सी फिल्म थी? पहेली के नाम से। तो पहेली और दुविधा कौन से जो राजस्थानी साहित्यकार थे जिनकी रचना पर बनी थी? तो वो कौन थे? विजयदान देता। इनको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में इनकी, और अगर आप विजयदान देता की देखोगे तो परिणति, परिणति भी इनकी रचना है विजयदान देता की। चरणदास चोर, अब ये याद रखना, ये पूछ सकता है क्योंकि बाकी तो पूछ के वो फ्री हो गया है। कौन सी बची? चरणदास चोर। उसके बाद में एक रचना है अंतराल। उसके बाद में सपन प्रिया, केंचुली, द डिलेमा, अलेकू हिटलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौधरायन की चतुराई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? एक तो याद रखना आप, चरणदास चोर किसने लिखी? विजयदान देता ने। उसके बाद में याद रखना अलेकू हिटलर, विजयदान देता। चौधरायन की चतुराई, विजयदान देता। बातारी फुलवारी, विजयदान देता। दुविधा, विजयदान देता। अलेकू हिटलर, विजयदान देता। संबंध कहां से है? बोरुंदा, जोधपुर से। जन्म कब हुआ था? 1926 में। तो ये सारा चीजें याद रखना। इनका उपन्यास कौन सा है? वो है तीडोराव। ये क्या है? इनका उपन्यास है। तो विजयदान देता के उपन्यास का नाम क्या है? तीडोराव। और मेहरो बदलो, मेहरो बदलो, ये भी याद रखेंगे। इन्हें 2007 में पद्मश्री से मिला, 2012 में राजस्थान से सम्मानित किया गया। ये कोमल कोटेरे के साथ रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे 1960 में, जिसकी स्थापना हुई थी। तो रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में किनने मिलकर के की थी? तो एक तो थे कोमल कोठारी और उनके साथ कौन थे? विजयदान देता उनके साथ में थे। और इन्होंने क्या की थी? रूपायन संस्थान की 1960 में स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे की निम्न में से कौन सी रचना शंकरदान सामूर द्वारा रचित नहीं है? अब शंकरदान सामूर का नाम आया है। पहला है कि सगती सूजस, ये शंकरदान सामूर ने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके अलावा देश दर्पण, ये भी शंकरदान सामूर ने लिखी थी। साकेत सतर्क, ये भी शंकरदान सामूर ने लिखी थी। लेकिन अजितोदय इन्होंने नहीं लिखी। अगर आपने देखा होगा तो अजितोदय किसकी रचना है? तो ये रचना है जगजीवन भट्ट की।
आगे हम जब इसका व्याख्या देखेंगे तो वहां पर देख लेंगे कौन कौन सी रचना इन्होंने लिखी थी। इसका आंसर क्या होगा हमारे डी, क्योंकि अजितोदय किसकी रचना है? जगजीवन भट्ट की। अजितोदय जगजीवन की भट्ट की रचना है। शंकरदान सामूर की और रचना कौन कौन सी है? एक तो है सगति सुजस हमने पढ़ा, भागीरथी महिमा पढ़ा, भगतरो बायरो। भगतरो बायरो किसकी रचना है? शंकरदान सामूर की। देश दर्पण शंकरदान सामूर की। साकेत सतर्क शंकरदान सामूर की। तो इंपॉर्टेंट यही है कि सगति सुजस, भागीरथी महिमा, भगतरो बायरो, देश दर्पण, साकेत सतर्क शंकरदान सामूर की है। अजितोदय जो कहीं एग्जाम में पूछी जाती है, ये रचना किसकी है? जगजीवन भट्ट की क्या है? रचना है। अब देखो श्रीलाल नथमल जोशी की रचना कौन कौन सी है। अब इसमें मैंने जानबूझ करके चारों ऑप्शन ऐसे रखे हैं जिससे आपका बहुत सारे जो राइटर हैं उसके बारे में एकदम डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए कि कौन कौन से हैं। जैसे पहला है परण्योड़ी कंवारी। अब देखो परण्योड़ी क्या होती है, जो राजस्थान है उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको पता नहीं है, परण्योड़ी का मतलब है कि जिसकी शादी हो चुकी है यानी मैरिड। तो परण्योड़ी का मतलब क्या समझेंगे? मैरिड। और कंवारी यानी जिसकी शादी नहीं हुई है यानी कि अनमेरिड। उसके बाद में एक आभे पटकी, दोरारी दोरी, एक बीननी दो बीन और मोल्याड़ी लाड़ी। ठीक है, तो ये रचना किसकी है? ये रचना है नथमल, श्री नथमल जोशी की। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए है। तो परडेवड़ी कंवारी नथमल जोशी, आभे पटकी नथमल जोशी, दोरारो दोरी नथमल जोशी ने लिखी। धरती दोरारी किसकी है? करियालाल सेठिया की। लेकिन धोरारी धोरी किसकी है? नथमल जोशी की। एक बीनड़ी दो बीन किसकी रचना है? बीनड़ी का मतलब क्या है? वाइफ। ठीक है, एक बीननी और दो बीन, बीन का मतलब हस्बैंड मान लो। मोल्याड़ी लाड़ी, यहां पर ये रचना किसकी है? ये नथमल जोशी। उसके बाद में आता है जमारो और समंदर अर्थार, जोग संजोग, चांद्रा सेठानी, हजार घोड़े पर सवार, धरानो। ये रचना किसकी है? ये याज्ञवेंद्र की है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों से पूछे कि कौन कौन सी है, तो एक तो है जमारो, एक है समंदर अर्थार, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न ये लोग पूछेगा आपसे कि जमारो किसकी रचना है, तो आपको वहां पर बताना है कि किसकी है? याज्ञवेंद्र शर्मा की। समंदर अर्थार किसकी रचना है? तो किसकी है? याज्ञवेंद्र शर्मा की। ये ये सारी रचना किसकी है? याज्ञवेंद्र शर्मा की। इनको आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा है तपन की गली। ये भूगोल से संबंधित जहां पर नाम आ जाए ये मान को चलो कि ये राइट रहेगा। तपन यानी तप्त पड़ती है, जहां पर गर्मी पड़ती है, तपन की गली। रोटी नाम सत है, बाथा में भूगोल और बोले सरनाटो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाथा में भूगोल। और एक है बोले सरनाटो। ये किसकी रचना है? ये सारी रचना है हरीश बदाणी की। और उसके बाद में अगर आप लोग देखें तो काल अर आज रे बच्चे, धरती कदताएं घूमेली, एक मारी दुनिया, ये किसकी रचना है? सांवर दैया की रचना है। ये अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछते नहीं है, लेकिन पूछ लेता आप लोग याद रखेंगे। सांवर दैया की रचना है। सबसे ज्यादा याद करेंगे श्रीलाल नथमल जोशी की रचना, उसके बाद में याज्ञवेंद्र शर्मा की और हरीश बदाणी। हरीश बदाणी की भी दो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाथा में भूगोल और बोले सरनाटो। याज्ञवेंद्र शर्मा की दो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जमारो, एक समंदर अर्थात। इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि नथमल जोशी की जो भी यहाँ पर लिखी हुई है ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इनसे आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ए, क्योंकि पूछ रहा है कि श्री नथमल लाल जोशी की कौन कौन सी रचनाएं यहाँ पर इसमें शामिल है। अब आगे कि निम्न में से किस कृति का संबंध लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से नहीं है। देखो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का तो प्रश्न ये मान के चलो एग्जामिनर का फेवरेट बन चुका है, और ये पूछता ही पूछता है। अगर आप लोगों ने पटवार का एग्जाम में दिया होगा तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से संबंधित नहीं है। पहला है कि मांझल रात, ये इनकी है। उसके बाद में अमोलक बाता, ये भी इनकी है। मुमल भी इनकी है। तो इसका मतलब है कि ये क्या नाम है इसका? उछाड़ो, ये नहीं है। ये किसकी है? रेवतदान की। तो उछाड़ो किसकी रचना है? रेवतदान की है। जबकि मांझल रात, अमोलक बाता, ये किसकी रचना है? ये रचना है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। अब देखना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं। सब अपना अपना पेन कॉपी निकाल लो, ये तो नोट करना ही है, इसको याद कर लो। एग्जामिनर ये आप लोगों से पूछेगा ही सही, ये सबसे फेवरेट है उनके। उछाड़ो तो रेवतदान रावत की रचना है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना कौन सी है? पहला है गिर ऊंचा गढ़। ये प्रश्न पूछा गया था अभी शायद पटवारी वीडियो के एग्जाम में कि गिर ऊंचा गढ़ किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। केरे चकवा बात, ये तो बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार इसके लिए प्रश्न पूछा जा चुका है। लेलिंद्र जीवनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू कस के उस पार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर प्रश्न पूछने की संभावना है, एक ये भी याद रख लेना, शांति के लिए संघर्ष,
ऐसा ना हो मैं आपको 4 यहाँ पर बॉक्स बना दूं, प्रश्न एग्जाम में 5वां ही पूछ ले। तो गिर ऊंचागढ़ किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। केरे चकवाबात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। शांति के लिए संघर्ष लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। दैनिक जीवनी किसने लिखी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। और हिंदू कस के उस पार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। मांझल रात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अमोलक बाता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और मुम्मल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के ये रचनाएं आप लोग याद रखेंगे। अब आगे मेघराज मुकुल से संबंधित नहीं है। सेनानी, कोडमदे और आंड्री बात। तो आंड्री बात किसकी है? ये भी मेघराज मुकुल की रचना है, यानी ये भी रचना है, ये भी रचना है, ये भी रचना है। पूछ रहा है कि कौन सा काव्य कृति इसकी नहीं है, तो हार्डी शतक जो है वो इनकी काव्य कृति नहीं है। सेनानी के बारे में तो बहुत प्रसिद्ध काव्य रचना है इनकी, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतराणी। वो जो रचना है सेनानी, वो किसकी है? तो वो है मेघराज मुकुल की। एग्जामिनर जो पूछता है वो यही पूछता है। उसके बाद में कोडम दे, ये भी मेघराज मुकुल की रचना है। और हार्डिस आंडरी बात, ये भी मेघराज मुकुल की रचना है। अब ये हार्डिस शतक ये क्या है? तो ये नाथू सिंह जो है माही यारिया उनकी रचना है। ये रचना नाथू सिंह जी की है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर क्या है हमारा? डी, यानी कि हार्डिस शतक किसकी रचना है? मेघराज मुकुल की रचना नहीं है। दुर्गावती एक रचना और याद रख लेना, दुर्गावती। और एक है चमरी, और एक है उमंग। देखो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मेघराज मुकुल की एक रचना बहुत पूछी जाती है, वो है सेनानी। बाकी अगर आप आरपीएससी इस तरह के या फिर अधीनस्थ बोर्ड अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहेगा, तो हो सकता है कि वो इन रचनाओं में से प्रश्न दे दे कि दुर्गावती किसकी है, चमरी किसकी है, उमंग किसकी है। नाथू सिंह महियारिया की देखो, एक तो हाड़ी शतक, गांधी शतक, चुंडा शतक, झालावाड़ शतक, वीर शतक। जहां पर शतक आ जाए वहां पर नाथू सिंह जी का नाम लिख देना। जहां पर शतक आपको दिख जाए वहां पर किसका नाम आएगा? नाथू सिंह महियारिया का। आरडी शतक वो भी इन्होंने लिखी, गांधी शतक इन्होंने लिखी, चुंडा शतक इन्होंने लिखी, झालावाड़ शतक इन्होंने लिखी, वीर शतक भी इन्होंने लिखी। अब देखो कि राधा, बोल भार मली, उजली आदि कृतियों की रचना किस लेखक ने की थी? पहली बात की रचना किसने की थी? सत्यप्रकाश जोशी ने। तो पहली बात है कि राधा, एक रचना बहुत फेमस पूछी जाती है जिसका नाम है बोल भार मली। बोल भार मली किसकी रचना है? सत्यप्रकाश जोशी की। राधा किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी की। उजली किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी की। चंद्र सिंह बिरकाली की आगे आएगी मरुवाणी के नाम से एक पत्रिका है, जिसके संपादन कौन थे? चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं देखो, पहली बात तो मरुवाणी तो आप लोग आगे पढ़ेंगे, वो याद भी रख लेना। पहला एक तो बादली, एक है लू। ये जो भूगोल से संबंधित है ना, बादली, लू, सांझ, सीप, इनमें चंद्र सिंह बिरकाली आप लोग याद रखेंगे। लेकिन बाता में बुगेल और बोले सरनाटो किसकी रचना है? हरीश पदाड़े की। उनको भी आप लोग याद रखेंगे। तो चंद्र सिंह बिरकाली की कौन कौन सी? एक तो बादली, एक लू, सांझ और रात, ये चंद्र सिंह बिरकाली की है। उसके बाद में नारायण सिंह बाटे की ओड़, दुर्गादास जीवनदन, ये दुर्गा इसकी है। मनोहर शर्मा की रोहिणी रो फूल, रोहिड़ा रो फूल, राजस्थानी निबंध माला, नेणसिरो नापो, ये किसकी है? मनोहर शर्मा की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे चंद्र सिंह बिरकाली की। कौन कौन सी? बादली, लू, सांच और सीप। राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है हमारा सत्यप्रकाश। निम्न में से किस रचना का संबंध मणि मधुकर से नहीं है? तो पहली बात कि इसमें पग फेरो आपने देखा होगा कि किसकी रचना है? पग फेरो मणि मधुकर की रचना है। ये कई सारे एग्जाम में पूछ जाती है। रसगंधर्व, ये भी मणि मधुकर की रचना है। उसके बाद में नाम है सोजती गेट, ये भी मणि मधुकर की रचना है, ये भी सही। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। केहर प्रकाश जो है ये रचना इसकी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? ए, यानी केहर प्रकाश किसकी रचना है? तो मणि मधुकर की रचना नहीं है। अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछ ले कि केहर प्रकाश किसकी है, तो बता देना कि भक्तावर, राव भक्तावर की यह रचना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड में, आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये रिवीजन वाली क्लास है, तो इसमें आप लोग ऐसा समझे कि मैं पूरा टॉपिक यहाँ पर करवाऊंगा। तो टॉपिक काफी लंबा भी है, अगर इसको ठीक से पढ़े तो कम से कम ये मान के चलो कि 4 से 5 घंटे इनको आराम से पढ़ सकते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि आपको बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है उनको फास्ट सही तरीके से क्या किया जाए? रिवाइज किया जाए। तो मणि मधुकर, पग फेरो, रसगंधर्व और उसके बाद में सोचती गेट। केहर प्रकाश किसकी रचना है? राव भक्तावर की। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ मणि मधुकर की नरक बाड़ो, ये भी मणि मधुकर की है। काड़ो घोड़ो, हेला पोलमपुर मणि मधुकर की है। राव भक्तावर की रचना कौन सी है? केहर प्रकाश। मोरडा सिंह ने सूर्यमल की वीर सत्सई को पूरा किया था। अगर आपको पूछे कि वंश भास्कर जो अधूरी रह गई थी रचना, इसको पूरा किसने किया था? तो सूर्यमल मिश्रण के एक दत्तक पुत्र थे,
कवि मुरारीदान ने इसको पूरा किया था। तो वंश भास्कर जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा किसने किया था? तो उसके जो दत्तक पुत्र थे सूर्यमल मिश्रण के, कवि मुरारीदान, उन्होंने इसको क्या किया था? पूरा किया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब आगे के असुमेलित युग्म चयन कीजिए। एक तो द्रौपदी विनय, एक एक करुण बहत्तरी, और आगे लिखा हुआ है लेखक रामनाथ कबिया। तो द्रौपदी विनय जो है और करुण बहत्तरी ये रामनाथ कबिया की है, पहला एकदम सही है। सुकून प्रकाश इकराम राजस्थानी की है, ये भी एकदम सही है। वीर विनोद श्यामल दास ददीवाड़िया की है। अब ये बताओ कि श्यामल दास ददीवाड़िया, जो श्यामल दास ददीवाड़िया था, इसने वीर विनोद की रचना किस शासक के कहने पर की थी? इसके बारे में आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओगे कि श्यामल दास ददीवाड़िया ने वीर विनोद जो ग्रंथ है उसकी रचना किस शासक के आदेश पर की थी या किस शासक के कहने पर की थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोगे। उसका नाम है, यहां पर आ गया कि राजरूपक हमीरदान रत्नु। तो राजरूपक हमीरदान रत्नु की थोड़ी ना है, रत्नु सही है लेकिन हमीरदान नहीं है, वीरभान रत्नु है, वीरभान रत्नु की है। पूछा है असुमेलित युग्म कौन सा है? तो डी क्या है यहाँ पर? असुमेलित है। वीर विनोद श्यामल दास ददीवाड़िया, द्रौपदी विनय और करुण बहत्तरी रामनाथ कबिया, वीर विनोद श्यामल दास ददीवाड़िया, सुकून प्रकाशपत इकराम राजस्थानी। अब आ गया रांगे राघव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है रांगे राघव की रचना कौन सी है? गरोंदा। गरोंदा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि गरोंदा किसकी रचना है। तो गरोंदा किसकी रचना है? रांगे राघव की। उसके बाद में लिखा हुआ है मुर्दू का टेला, किसकी रचना है? रांगे राघव की। विषाद मठ रांगे राघव की रचना है। उसके बाद में चंद्र प्रकाश देवल की एक बहुत फेमस रचना है पागी, ये भी सही है, ये यहाँ पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि पागी भी इसकी रचना है चंद्र प्रकाश देवल की। कावड़ चंद्र प्रकाश देवल की है। बोलो माधवी तारक मेहता वाली नहीं, ये अलग माधवी है। बोलो माधवी चंद्र प्रकाश देवल की। हिरणा मौन साध बन चरणा, ये भी किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल की है। उसके बाद में नंद भारद्वाज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पंडित झाबर मल शर्मा, ये इसकी रचना नहीं है, के बारे में आगे बात करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? डी। बहुत इंटरेस्टिंग बात की मुर्दों का टेला किसकी रचना है? रांगे राघव की रचना है। अगर आपसे पूछे घरोंदा किसकी रचना है? रांगे राघव की रचना है। पागी किसकी रचना है? तो चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। इस पूरी स्लाइड में आप लोगों को ये 2-3 बातें ही याद रखनी है। पंडित झाबर मल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो वह है पंडित झाबर मल शर्मा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग इसको बता भी सकते हो। जैसे कुमार रासो किसने लिखी थी? तो दलपत विजय ने लिखी थी। तो ये कुमार रासो दलपत विजय, ये यहाँ पर एकदम क्या है? सही है। ए में क्या आएगा? एक आएगा। राइट आंसर सी हो गया। यानी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ मुझे इतना सा पता था कि कुमार रासो दलपत विजय ने लिखी थी और इतने में यहाँ पर आंसर आ गया। चलो कुमार रासो दलपत विजय ने लिखी। नहर तरंग किसने लिखी थी? बुद्ध सिंह ने लिखी थी, ये भी यहाँ पर सही है। राम रासो स्टार्टिंग में बता दिया था, माधुदास ददीवाड़िया। और पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? आसिया मोड़जी या फिर मोड़जी आसिया ने लिखी थी। ये हो गया। तो ये चारों आप लोग याद रखेंगे, कुमार रासो, दलपत विजय, नहर तरंग, बुद्ध सिंह, राम रासो, माधुदास ददीवाड़िया, बाबू प्रकाश, मोड़जी आसिया। राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? उसके बाद में दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, बस देरावत आदि रचनाएं किसके द्वारा रची गई? तो दसम भागवतरा दुहा पूछे चाहे गंगा लहरी पूछे चाहे आपको बस देवरात पूछे, रचना एक ही है, वो है पृथ्वीराज राठौड़। बेली किशन रुक्मणीरी किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना याद रखेंगे। उससे पहले हम एक बार इस प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ की रचना कौन कौन सी है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, ये भी पृथ्वीराज राठौड़ की है। उसके अलावा बेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की। कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां पृथ्वीराज राठौड़ की है। मुरारीदान की कौन कौन सी है? तो यशवंत यशोभूषण और वंश समुच्चय। देखो वंश भास्कर किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। पूरी किसने की थी? मुरारीदान ने की थी। उसके बाद में वंश समुच्चय किसकी है? तो ये वंश समुच्चय कवि राजा मुरारीदान की रचना है। दयालदास चिड़ायच बीकानेर राठौड़ विख्यात किसने लिखा? दयालदास ने। कवि अमीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने लिखा। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री किसने लिखा? जग्गा खिड़िया ने। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़, बेली किशन रुक्मणीरी, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, दसम भागवत राधुआ, गंगा लहरी किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। यशवंत यशोभूषण वंश समुच्चय मुरारीदान ने लिखी। उसके बाद में बीकानेर राठौड़ विख्यात दयालदास ने लिखी। और हमीर रासो किसने लिखी? जोधराज ने।
और वचनिका, राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री किसने लिखी? जग्गा खेड़िया ने। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है कि रिट की तैयारी कर ही रहे होंगे, सब इंस्पेक्टर की बहुत सारे तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे एलडीसी की भी तैयारी करेंगे। ये क्लास तो सबके लिए यूजफुल है, लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी के जिस तरह के प्रश्न आजकल पूछ रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से पेपर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। पॉलिटी का तो खास तौर पर ये मान के चलो कि बहुत तगड़ा आ ही रहा है, करंट अफेयर्स भी बहुत तगड़ा आ रहा है, यानी हर एक चीज ही बहुत शानदार पूछ रही है आरपीएससी, और मतलब मूल किताबें जो बार बार वो कह रहे हैं उससे संबंधित बात कर रही है। तो उसी पर हमारी जो पूरी टेस्ट सीरीज, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज देखोगे तो वो भी मूल किताबों से ही बनाई जाती है। वैसे ही प्रश्न इसमें शामिल है, जो किसमें शामिल है, जो आरपीएससी अपने पेपर्स में पूछती है। तो ये टेस्ट सीरीज जीके जीएस दोनों के हमारे ऐप पर चल रही है। ये कूपन कोड आप लोग यूज करना GS21, और वहां पर आपको 21% ऑफ मिल जाएगा, और ये 394 रुपए में आपको पूरी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आरपीएससी प्रश्न कैसे पूछेगी, तो बहुत ही शानदार इसमें प्रश्न भी मिल जाएंगे, साथ ही में इनकी व्याख्या और आपको शानदार मिल जाएगी, और आपका पूरा ये मान के चलो कि रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। कूपन कोड आप लोग याद रखेंगे GS21, ये आपको मिल जाएगा। अलग अलग आप लोग खरीदना चाहते हैं कि मैं तो हिंदी की खरीदना चाहता हूं, तो हिंदी की अलग से अवेलेबल है, जीके जीएस की भी अवेलेबल है, और बस कूपन कोड याद रखेंगे GS21, और 21% ऑफ। आप कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदो क्वालिटी एजुकेशन की, वहां पर आपको 21% ऑफ मिल जाएगा। हाँ, बस ये कूपन कोड आप लोग वहां पर यूज कर लेना, ठीक है। अब आ गए गजगण रूपक के बाद में बंधक, विवेक वार्ता, छंद गोरखनाथ, ये किसकी रचना है? केशवदास गार्डन की। एक याद रखना इसमें, गजगण रूपक किसकी रचना है? केशवदास गार्डन की। सगद रासो, गिरधर हासिया, माधवानल चौपाई, पिंगल शिरोमणि, कंवल सायाजी, और उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि एक लिंग महात्म्य, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है कान्हा व्यास की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है हमारे सी, माधवानल चौपाई। गजगुण रूपक किसकी है? केशवदास गार्डन की, ये आप लोग याद रखना। सगद रासो किसकी है? गिरधर हासिया की। एक लिंग महात्म्य किसकी रचना है? कान्हा व्यास की। अब देखते हैं, ये माधवानल चौपाई यहां पर लिखी हुई है, और यहां पर लिखा हुआ है कि पिंगल शिरोमणि कवि कुशल लाभ की रचना है। तो माधवानल चौपाई कम पूछी जाती है, लेकिन पिंगल शिरोमणि अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आती है। तो देखा होगा कि पिंगल शिरोमणि किसकी रचना है? कुशल लाभ की रचना है। तो जब पिंगल शिरोमणि याद कर रहे हैं, तो साथ में एक और याद कर लेते हैं, कौन सी है? तो वह माधवानल चौपाई किसने लिखी? कुशल लाभ ने। रुक्मणी हरण नाग दमन किसने लिखी? कवि साइया जी ने लिखी। राजिया रसोटा किसने लिखा? कृपाराम खिड़िया ने लिखा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। दातार बाहुनी कुकवि बतीसी, देखो कीर्तार बाहुनी मैंने पढ़ाया था, वो किसकी रचना थी? दुर्साड़ा की, लेकिन यहां पर लिखे हुआ है दातार बाहुनी कुकवि बतीसी नीति मंजरी, ये किसकी रचना है? ये रचना है बांकीदास की। यानी दातार बाहुनी कुकवि बतीसी नीति मंजरी बांकीदास की रचना है। अगर आपसे पूछे गार्डन पसायत गुण जोदायन राउड रिडमल रूपक किसकी है? गार्डन पसायत की है। राठौड़ रतन सिंह बेली दूधा विसरल की है। और सूरज प्रकाश किसकी रचना है? करणिदान की। ये मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये मान के चलो कि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे वहां पर। तो नेमिनेत 12 मासा किसकी रचना है? तो देखो, आपको और पता हो या ना हो, लेकिन आपको ये पता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की है, यानी बी में 2 आएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? क्रॉस हो गया। बिसल देव रासो नरपति नालक की है, और ये भी आपको बताइए। तो 2 3 4 आएगा इसका मतलब लास्ट में, तो ये यहाँ पर ही आ गया 2 3 4, और एक आएगा, राइट आंसर है डी। तो नेमिनाथ 12 मासा किसने लिखी? पालहन ने लिखी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रप्रदाय ने लिखी। विसल देव रासो नरपति नानल ने। रणमल चंद किसने लिखी? श्रीधर व्यास ने। इसका पूरा रिवीजन आप लोग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पिंगल भाषा के विजयपाल रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो नल सिंह ने विजयपाल रासो ग्रंथ की रचना की थी। विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा हुआ है? पिंगल भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पूछे कि शिवदास गार्डन की रचना कौन सी है? अचलदास खींचरी वचनिका। शिवदास गार्डन। दयानक ने कौन सी लिखी? पृथ्वीराज विजय। कवि कल्लोल, ढोला मारूरा दुआ, और उसके बाद में मैंने देखा था राजिया रसोटा, कृपाराम खिड़िया। बादर डाडी, वी रामायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नयन चंद्र सूर्य ने कौन सा काव्य लिखा? हमीर माँ काव्य लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिवदास गार्डन, अचलदास खींचरी वचनिका, जयानक, पृथ्वीराज विजय, कवि कल्लोल, ढोला मारूरा दुआ, बादर डाडी, वी रामायण, नयन चंद्र सूर्य, हमीर माँ काव्य। उसके बाद में प्रश्न पूछ रहा है कि असुमेलित युग में इनमें से कौन सा है? पहला है कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसने लिखा था? ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। इसमें क्या डाउट होगा? शिशुपाल वध महाकवि माघ जालोर से संबंधित है, इन्होंने लिखा था। अनर्दय प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा था, ये भी सही है। राव जयसिरो चंद किसने लिखा था? बीटू सुजा ने लिखा था, मेहा ने नहीं लिखा था। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? डी,
राव जयसिरो चंद किसने लिखा था? बीटू सुधा ने यहाँ पर लिखा था। अब आ गया कि राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलियां। पहले ये देखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, असुमेलित युग में इनमें से कौन सा है। राठौड़ वीर कल्लारी कुंडलियां दुधा आसिया जी ने लिखी, ये बात यहां पर एकदम सही। उसके बाद में झूलराम महाराजा प्रताप सिंह जीरा साधुमाला ने लिखा, ये भी बात एकदम सही है। सॉरी। तो ये आप लोग एक बार देखो, तो राठौड़ वीर कल्लाजिरी कुंडलियां दुधासिया ने लिखी, चूलड़ा महाराज प्रताप सिंह जीरा ये साधुमाला ने लिखा, महाराज राय सिंह राजूलड़ा भी साधुमाला जी ने लिखा। ये हाला जालारी कुंडलियां इन्होंने नहीं लिखी थी। राइट आंसर क्या है इसका? डी, क्योंकि हाला जालारी कुंडलियां किसने लिखी थी? महाराज टीसर दास के द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर क्या है हमारा? डी। करणी जीरा चंद गोगाजीरा रसावला बिटू महिया ने लिखा था। बाबूजीरा सोरठा, रामनाथ कविया, बाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी, इन्होंने ये लिखा था। ठीक है। उसके बाद में और आप लोग देखो तो यहां पर लिखा हुआ है जुड़ाव और गांव कटई वैगो रिंद्रोही। तो पहली बात की रिंद्रोही किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण की। ये दोनों यहां पर गलत हो गया। इसके अलावा कटई वेगो तेज सिंह जोधा की। गांव आपको बताइए गोवर्धन सिंह शेखावत गांव के बारे में लिखे थे। गांव की संबंधित कृति है, तो बी में क्या आएगा? 2 आएगा। तो राइट आंसर होगा ए में 1 जुड़ाव का पारस अरोड़ा आ गया, बी में 2, सी में 3, डी में 4। राइट आंसर क्या है? ए। तो जुड़ाव किसकी रचना है? लेखक कौन है? पारस अरोड़ा। गांव गोवर्धन सिंह शेखावत, कठई की वेगो तेज सिंह जोधा और रिंद्रोही अर्जुन देव चारण। ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। तो ये मान के चलो कि राजस्थानी साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर रिवाइज करवा दिया। मैंने आपको लोगों से कहा था कि राजस्थान की भाषा की जो बोलियां हैं उससे संबंधित भी कुछ चीजें मैं यहाँ पर लेके गया हूं, उसके संबंध में बात करेंगे। पहला है कि राजस्थानी भाषा के उद्भव और उसके विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसुनी की गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो क्या ये सही एक बात है? एक तो नागरी अपभ्रंश है, गुर्जरी अपभ्रंश है, एक सोरसेनी है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अगर आप लोग देखोगे तो सोरसेनी है उसकी जो गुर्जरी अपभ्रंश है वहां से मानी जाती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उसके बाद में राजस्थानी भाषा का अगर आप पहली बार देखोगे तो उदयन सूर्य ने अपना एक ग्रंथ लिखा था कुंवलीय माला। उस कुंवलीय माला में उन्होंने 18 देसी भाषाओं के बारे में उल्लेख किया था और उस 18 देसी भाषाओं में इन्होंने एक भाषा को भी शामिल किया था, मरु भाषा को। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर एकदम सही है। कुंवलीय माला किसकी रचना है? उदयन सूर्य की रचना है। कितनी भाषाओं का इसमें उल्लेख मिलता है? 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और इसमें किस भाषा को शामिल किया गया था? मरु भाषा को भी। कवि कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खान लोगों से कहा था कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल की आईने अकबरी और में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग मिलता है। यह भी बात यहां पर एकदम सही है। पहली बात की राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसेनी की गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। दूसरी बात की राजस्थानी भाषा के संबंध में अगर आप लोग देखो तो उदयन सूर्य ने अपना एक ग्रंथ लिखा था कुंवलीय माला। उसमें उन्होंने 18 देसी भाषाओं के बारे में लिखा था और उसमें मारवाड़ी यानी जो मरु भाषा है उसके बारे में भी उल्लेख किया था। फिर अगर आप आगे चले तो कुशल लाभ की जो ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि और जो अबुल फजल का है आईने अकबरी, उसमें भी मारवाड़ी शब्द का प्रयोग मिलता है। यानी शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो राजस्थानी के लिए मारवाड़ी या मरु भाषा जैसे शब्दों का प्रयोग वहां पर किया गया था। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? डी। कथन 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है यहाँ पर सही है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। कोई जोश में आकर के कर्नल जेम्स लॉर्ड ये मत कर देना या फिर जॉर्ज थॉमस वहां पर ऑप्शन में आए। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था और 1912 में इसकी एक रचना है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ राजस्थान, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से एक बुक है, उसमें इसने किया था। अब देखो ये देखो ग्रियसन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थानी बोलियों का पहला वर्णनात्मक दिग्दर्शन अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषेक कोश में किया और इन्होंने अपना ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पहली बात एग्जामिनर ये प्रश्न पूछेगा कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसका ग्रंथ है? तो यह है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन का। उसके बाद में इसमें पहली बार राजस्थानी भाषा जो है उसका स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था इन्होंने 1912 में। तो 1912 में इस ग्रंथ में
सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण या प्रस्तुतिकरण किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। नाम क्या था ग्रंथ का? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। थोड़ा सा और अगर आप इसके बारे में देखना चाहें तो 11 खंड और 20 भाग थे इनके। 11 खंड और 20 क्या थे इसके भाग थे। और इसके 9वें खंड के दूसरे भाग में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। हालांकि देखो एग्जामिनर इतना आप लोगों से पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक सुविधा के लिए आप लोग याद रखेंगे कि ये जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इस ग्रंथ का जो 9वां खंड है, उसका जो दूसरा भाग है, उसमें गिरियसन ने राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1912 में। इसके संबंध में आप लोग याद रखेंगे। अब आ गया कि डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में कितने समूह में बांटा था? 2 नाम याद रखेंगे। एक तो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने जो राजस्थानी जो भाषा थी, राजस्थानी जो बोलियां थी, उसको 5 भागों में डिवाइड किया। और है क्या? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। तो इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया था? 5 भागों में। देखो कौन कौन से, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, ये एक भाग था। और पश्चिमी राजस्थानी में कौन सा नाम आता है? मारवाड़ी का। फिर उसके बाद में है कि उत्तर पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्व जो वाला जो क्षेत्र है, मेवात वाला क्षेत्र, उससे संबंधित है। एक है मध्य पूर्व राजस्थानी, जो ढूंढाड़ी वाला क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला। और उसके बाद में जो जयपुर का जो एरिया है ढूंढाड़ वाला, वो वाला शामिल है। एक दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, जिसमें मालवा प्रदेश झालावाड़ से संबंधित आते हैं। और एक दक्षिण राजस्थानी। दक्षिण राजस्थानी में कौन सा शामिल है? निमाड़ी। तो दक्षिण राजस्थानी में कौन कौन से शामिल है? एक तो निमाड़ी शामिल है। एक दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी, रांगड़ी, सोंदवाड़ी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाडोती। और उत्तर पूर्वी में मेवाती। और मेवाती में कुछ प्रकार लिखे हुए हैं, एक तो कठेर मेवाती, एक लिखा हुआ है बयानी मेवाती, और एक अहिरवाटी। ठीक है। और इसके पश्चिमी राजस्थानी में पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी। यानी पश्चिमी राजस्थानी में जो मारवाड़ी है, उसको भी 4 भागों में यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन सी इसमें शामिल है। ठीक है। तो हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना सा है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक थी, उसका जो 9वां अध्याय था, उसकी जो दूसरा खंड था, उसमें राजस्थानी की बोलियों का वैज्ञानिक विश्लेषण सबसे पहले प्रस्तुत किया। और उसके साथ साथ इन राजस्थान की जो बोलियां थी, उसको 5 समूह में इन्होंने डिवाइड किया। एक तो है पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण राजस्थानी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से पहले कह दिया था कि ये थोड़ी सी क्लास रिवीजन की जैसी है, तो आप इसको रिवीजन की तरह ही लें। ठीक है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखो 2 भागों कौन कौन सी। पहले इसकी पुस्तक का नाम लोग याद रख लेना, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डियक एंड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया सबको याद है, पूरे राजस्थान के बच्चों को याद है। बस ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को याद ना हो। एलपी टेसीटोरी ने अपनी पुस्तक ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डियक एंड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट में राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया था। एक है पश्चिमी राजस्थानी और एक है पूर्वी राजस्थानी। देखो इन्होंने ये कहा कि भाई साहब हमसे 4-5 में नहीं होता है। मैं तो बहुत सिंपल सा बात करता हूं कि एलपी टेसीटोरी कह रहे हैं 2 ही भागों में डिवाइड कर लो, 5 में क्या जरूरत है? एक तो पश्चिमी राजस्थानी कर लो, एक पूर्वी राजस्थानी कर लो, और जितनी भी जो बोलियां हैं वो उसको उनमें शामिल कर लो। तो ये काम इन्होंने 2 भाषाओं में किया। अब देखो कौन कौन सी शामिल है। पहली बात की पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, जोधपुर वाला एरिया, सेकावाटी, चूरू सिक्कर झुंझुनू, जोधपुरी जो खड़ी राजस्थानी है, एक डडकी, उसके बाद में थड़ी, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, सिरोही, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी जैसी बोलियां शामिल है। और इसका साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल है, पिंगल है, सॉरी इसका गलत लिख दिया यहाँ पर। पश्चिमी जो राजस्थानी जो साहित्य है उसका साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल है। ठीक है। उसके बाद में पूर्वी राजस्थानी है, तो इसे ढूंढाड़ी वर्ग भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी वाला जो एरिया है उसका जो मेन भाषा है वो ढूंढाड़ी है। इसमें तोरावाटी शामिल है, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, के बाद में राजावाटी, चौरासी, नागरचोल और हाडोती जैसी बोलियां शामिल हैं। और इसका साहित्यिक रूप क्या होता है? पिंगल होता है। तो पश्चिमी राजस्थानी जो है इसका साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल है। और जो पूर्वी राजस्थानी है उसका साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल है। पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी है? मारवाड़ी, सेकावाटी, जोधपुरी, के बाद में डडकी, थड़ी, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, सिरोही, गोडवाड़ी, के बाद में देवड़ावाटी। जो पूर्वी राजस्थानी है उसका साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल। और इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो तोरावाटी, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, उसके बाद में राजावाटी, चौरासी, नागरचोल और हाडोती जैसी बोलियां यहाँ पर शामिल है। तो ये 2 भागों में किसने डिवाइड किया था?
एलपी टेचिटोरी ने 2 भागों में इसको डिवाइड किया था। अब आगे कि मारवाड़ी बोली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का यहाँ पर क्या है चयन करना है। तो पहला है कि कुवलीय माला किसने लिखा था? उद्यत सूरी ने। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 18 देसी भाषाओं का। तो कुवलीय माला ग्रंथ में मारवाड़ी को मरुभाषा कहा था, ये बात एकदम सही बात है। आपने देखा होगा कि मैंने उसमें कहा था कि 18 जो देसी भाषाएं थी उसमें मरुभाषा को भी क्या किया था? शामिल किया था। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, ये गलत है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या होता है? डिंगल होता है। इसकी उत्पत्ति सौर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से हुई है, ये एकदम सही बात है। और शुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी बात एकदम सही है। तो राइट आंसर क्या है? 1, 3 और 4। इसका मतलब है ये क्या है यहाँ पर एकदम सही है। दूसरा गलत क्यों हो? उसका रीजन ये है कि जो मारवाड़ी जो है उसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पिंगल लिखा हुआ है। तो ये चारों स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो उद्योतन सूरी के ग्रंथ कोलियामाला में मारवाड़ी के नाम लेख मिलता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है। एक तो है मेवाड़ी। देखो मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। अगर आप हाडोती देखोगे तो हाडोती किसकी है? ढूंढाड़ी वाली कैटेगरी में शामिल होती है। तो मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। उसके बाद में आता है बागड़ी, शेखावाटी तो आएगी सही, बीकानेरी भी आएगी, डडकी भी आएगी, थड़ी आएगी, खेराड़ी आएगी, नागौरी आएगी, देवड़वाटी आएगी, गोडवाड़ी आएगी। ये सब किस में शामिल होती है? मारवाड़ की बोलियों में ये शामिल है। अब देख लो मारवाड़ी, मालवी और निमाड़ी बोलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक है कि मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल बोली है, यानी मारवाड़ी को सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और मारवाड़ी बोली में जो शब्द है वो थोड़े से सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये एक कोमल बोली है, ये एकदम सही है। जिसकी रांगड़ी उपबोली है जो कुछ कर्कश है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यानी मालवी बोली तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, यानी कर्णप्रिय बोली है, यानी कानों को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में कोमल भी है, लेकिन इसकी एक उपबोली है जिसका नाम है रांगड़ी, वो थोड़ी सी कर्कश बोली है, वो सुनने में कर्णप्रिय नहीं लगती है, वो थोड़ी सी क्या है? कटु लगती है। पहला सही है। दूसरा है निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये याद रखना, एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि दक्षिणी राजस्थानी किस बोली को कहा जाता है, तो वो कौन सी है? निमाड़ी। और ये मालवी की ही क्या मानी जाती है? एक उपबोली मानी जाती है। तो मालवी की 2 उपबोलियां मानी जाती है, एक तो रांगड़ी और एक है निमाड़ी। और जो निमाड़ी है इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी इसको कहा जाता है। मालवी कर्णप्रिय बोली है, रांगड़ी क्या है? थोड़ी सी कर्कश बोली है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर एकदम सही है। राइट आंसर क्या है? सी। तो थोड़ा सा देख लो कि ये मालवा क्षेत्र की मुख्य भाषा है, सुनने में बहुत मीठी लगती है, कोमल है। हालांकि मालवा के राजपूतों के द्वारा बोले जाने वाली एक शाखा रांगड़ी जो है वो स्वभाव में थोड़ी सी कुछ कठोर कर्कश मानी जाती है। इस पर कहीं कहीं मराठी भाषा का प्रभाव मिलता है, यानी रांगड़ी पर किसका प्रभाव है? मराठी भाषा का। निमाड़ी बोली मालवी की एक बोली है, क्लियर। विशिष्ट पहचान के कारण इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती के बाद में भीली और जो खानदेशी जो भाषाएं हैं उसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ पर दिखता है। अब देखो ये प्रश्न शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना। पहला है कि राजस्थानी बोलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि खेराड़ी बोली शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ इलाकों में बोली जाती है, जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाडोती का मिश्रण है। पहला बात सही है। खेराड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। और किस किस का मिश्रण है? एक तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाडोती। प्रश्न है कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाडोती तीनों का ही सम्मिश्रण कौन सी बोली में है? तो वो कौन सी है? खेराड़ी बोली। कहां पर है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। उसके बाद में रांगड़ी वही कर्कश बोली मालवा के राजपूतों में प्रचलित है, जो मालवी एवं मारवाड़ी का मिश्रण है। ये भी बात एकदम। तो मालवी भाषा और जो मारवाड़ी है इन दोनों का मिश्रण कौन सा है? तो वो है रांगड़ी। रांगड़ी कर्कश बोली है और किसकी उपबोली है? ये मालवी की उपबोली है। पहला सही है, दूसरा सही है। राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? सी। कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? सही है। केरड़ी के बारे में सुनिए कि ये बोली मुख्य रूप से शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 3 प्रमुख बोलियां, इसका नाम है एक तो मेवाड़ी, एक ढूंढाड़ी और एक हाडोती, इसका क्या है? मिश्रण है। उसके बाद में रांगड़ी मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाती है और ये मालवी मारवाड़ी दोनों बोलियों से मेल खाती है। और इसमें मारवाड़ी के शब्दों की प्रधानता, मालवी का लहजा देखने को भी मिलता है। तो ये दोनों इसके बारे में लिखा हुआ है। जब आपके साथ में पीडीएफ शेयर होगी तो वहां पर आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। अब पूछ रहा है कि राजस्थानी बोलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि शेखावाटी बोली मुख्य रूप से सिक्कर, झुंझुनू, चूरू जिलों में बोली जाती है। तो क्या डाउट है? सही है।
इस पर मारवाड़ी का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखता है, ये भी सही है। यानी शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू और उस पर मारवाड़ी का प्रभाव। गोडवाड़ी मारवाड़ी की एक उपबोली है। गोडवाड़ी मारवाड़ी की एक बोली है जो मुख्य रूप से पाली, जालौर के आहोर क्षेत्र में मिलती है, ये भी बात एकदम सही। देवड़ावाटी बोली का संबंध सिरोही क्षेत्र से है और इसे मारवाड़ी की ही एक विशिष्ट उपबोली माना जाता है। तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है क्या? पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि शेखावाटी जो है चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला हो गया। मारवाड़ी का इस पर स्पष्ट प्रभाव है ही सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में गोडवाड़ी जो है वो मारवाड़ी की एक उपबोली है, ये भी बात एकदम सही है। पाली, झालोर वाले क्षेत्र में है, ये भी सही है। और देवड़ावाटी का संबंध सिरोही से है ही सही, और मारवाड़ी की ही एक विशिष्ट उपबोली है देवड़ावाटी भी। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत रही होगी। तो देवड़ावाटी का संबंध किससे है? सिरोही से है। और उसके बाद में गोडवाड़ी का संबंध किससे है? पाली, जालोर से। शेखावाटी चूरू, सीकर, झुंझुनू से। तो मारवाड़ी की एक प्रमुख उपबोली है। ढूंढाड़ी का भी कुछ इस पर प्रभाव मिलता है। लूणी नदी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कौन सी है? गोडवाड़ी है। और जो बिसल देवरासो है प्रसिद्ध ग्रंथ, वो इसी में लिखा हुआ है। और किसने लिखा था? नरपति नालह ने। तो नरपति नालह ने जो बिसल देवरासो लिखा था उसकी रचना किस भाषा में है? वो गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया था। देवड़ावाटी का संबंध सिरोही के देवड़ा चौहान, पढ़ा होगा आपने। तो सिरोही से संबंधित कौन है? देवड़ावाटी। सिरोही अपनी सीमा गुजरात से सजा करता है, इसलिए गुजरात जो है उसकी सीमा से सटे क्षेत्रों तक इसको देखा जा सकता है और गुजराती का भी इसका पर प्रभाव है। तो देवड़ावाटी का संबंध किससे है? सिरोही रियासत से ये संबंधित है। ठीक है, अब देखो आगे ढूंढाड़ी बोली के बारे में। मारवाड़ी पल्ली, शेखावाटी इसके संबंध में हो गया। अब ढूंढाड़ी के बारे में देखते हैं। ये जयपुरी या फिर झाड़साई बोली के नाम से जानी जाती है, ये बात एकदम सही है। तो ढूंढाड़ी का संबंध जयपुर वाले आसपास के क्षेत्र से है और इसको झाड़साई भी कहते हैं। संत दादू और उनके शिष्यों ने अपनी रचनाएं इसी बोली में की थी, ये भी बात एकदम सही है। संत दादू की रचना का संबंध किससे है? ढूंढाड़ी बोली से। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की पुस्तक 8 देश गुजरी में मिलता है, ये भी बात एकदम सही है। जैसे मरु भाषा के बारे में कहां पर था? तो कुवलीय माला में था। उसके अलावा पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ का था। अबुल फजल का जो आईने अकबरी था उसमें मिलता है। लेकिन अगर आप लोग देखो तो जो 18वीं सदी में अगर आपसे पूछे कि ढूंढाड़ी बोली का सबसे पहले प्रमाण कहां मिलता है, तो 18वीं सदी के आसपास एक ग्रंथ था 8 देश गुजरी के नाम से, उसमें सबसे पहले ढूंढाड़ी बोली के बारे में क्या मिलता है? प्राचीनतम इसका उल्लेख मिलता है, ये भी एकदम सही है। आगे मैं हारडोती के बारे में बताऊंगा कि हारडोती का उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है। तो ढूंढाड़ी का तो कहां से मिलता है? 8 देश गुजरी से। उसके बाद में हारडोती, तोरावाटी और राजावाटी इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं, ये भी एकदम सही है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जो मेवाड़ी है वो मारवाड़ी की बोली है, और जो हारडोती है वो किसकी है? ढूंढाड़ी की है। तोरावाटी वो भी ढूंढाड़ी की है, और राजावाटी ये भी ढूंढाड़ी की है। तो हारडोती, तोरावाटी, राजावाटी। हारडोती, तोरावाटी, राजावाटी किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऐतिहासिक प्रमाण 18वीं सदी का 8 देश गुजरी है, ये इसका प्रमाण मिल गया। उपबोलियां एक तो कौन कौन सी है ढूंढाड़ी की? एक तो तोरावाटी है, एक राजावाटी है, एक चौरासी है। चौरासी का संबंध कहां से है? शाहपुरा से। उसके बाद में नागरचोल, उसके बाद में किशनगढ़ी, अजमेरी, और उसके बाद में हारडोती इसमें क्या है? शामिल है। और बाकी संत दादू दयाल और उनके शिष्यों ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। अब आगे की राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तोरावाटी बोली मुख्य रूप से झुंझुनू के दक्षिणी भाग में, है ना, तोरावाटी झुंझुनू के दक्षिणी भाग में, सिक्कर के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी और जयपुर के उत्तरी भाग में मिलती है। तो ये तोरावाटी एकदम सही बात है। तो जयपुर के उत्तरी भाग में कौन सी बोली मिलती है? तोरावाटी मिलती है। देखो जयपुर के उत्तर में कौन सी मिलती है? तोरावाटी। जयपुर के पूर्व में कौन सी मिलती है? राजावाटी। जयपुर के दक्षिण में कौन सी मिलती है? काठेड़ी। और जयपुर के दक्षिण पश्चिम में कौन सी मिलती है? तो वो मिलती है चौरासी। तो जयपुर के बारे में भी ये याद रखना। तो काठेड़ी बोली जयपुर जिले के दक्षिण भाग में मिलती है, ये सही है। चौरासी बोली जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग और टोंक जिले के पश्चिमी भाग में मिलती है, ये टोंक का नाम आ गया। तो टोंक जिले के पश्चिमी भाग में कौन सी बोली जाती है? तो वो बोली जाती है कौन सी? चौरासी बोली। देखो मैं तो टोंक से संबंधित हूं, तो काफी लंबे समय तक हमें ये पता नहीं था कि हमारे क्षेत्र में बोली कौन सी बोली जाती है, और हम तो यही सोचते थे कि हम भी ढूंढाड़ी बोलते हैं, हालांकि है तो ढूंढाड़ी से संबंधित। लेकिन हाँ, अगर टोंक जिले के पश्चिमी भाग में देखें तो वो बोली कौन सी है? चौरासी बोली। एक तो चौरासी बोली और एक है नागरचोल। ये दोनों का संबंध किससे है? टोंक सवाई माधोपुर वाला एरिया से। तो जयपुर के दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो चौरासी बोलते हैं, और उसके बाद में टोंक के पश्चिमी जो क्षेत्र देखोगे उसमें क्या बोलते हैं? चौरासी बोली। तो ये तीन यहाँ पर एकदम सही।
नागरचौल बोली सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग और टोंक के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है, ये भी सही है। तो टोंक जिला जो है उसके पश्चिमी भाग में कौन सी बोली जाती है? चौरासी बोली। तो टोंक जिले के पश्चिमी भाग में चौरासी और टोंक जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी बोली जाती है? तो नागरचौल बोली जाती है। राजावाटी बोली का प्रभाव जयपुर जिले के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? सभी कथन क्या है? देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरे स्टेटमेंट है, ये पूरे ही स्टेटमेंट ज्यादातर पॉजिटिव नजर आएंगे आपको। ऐसा नहीं कि कोई गलत करवा दिया इसमें से। और मैं ये इसलिए लेके आया हूं जानबूझ करके, ताकि जब आप लोग इस क्लास को देखो, ये जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़े, पहला स्टेटमेंट जो आप लोगों को पढ़े वो आपके दिमाग में छप जाए और ऐसा ना हो कि आपको कोई गलत चीज याद रह जाए एग्जाम के टाइम पे। तो उसकी वजह से मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो? पॉजिटिव हो। जैसे अगर मैं कर देता कि राजावाटी बोली का प्रभाव जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में मिलता है, हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फिट हो जाती और एग्जाम में जाकर के आपके दिमाग में यही चीज आती कि राजावाटी बोली तो दक्षिणी भाग में है, जबकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था, क्योंकि राजावाटी बोली का प्रभाव तो जयपुर जिले के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। अब ध्यान से सुनना, मैं जयपुर का पूरा याद करवा देता हूँ। जयपुर के उत्तरी भाग में चोरावाटी, वो सिक्कर झुंझुनू वाला जो इलाका है। उसके अलावा जयपुर का जो पूर्वी भाग है उसमें कौन है? राजावाटी। दक्षिणी भाग में काठेड़ी और जो दक्षिण पश्चिमी वाला हिस्सा है उसमें चौरासी है। टोंक जिला जो है उसके पश्चिमी भाग में चौरासी और दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सा है? नागरचौल। और नागरचौल का संबंध किससे है? सवाई माधोपुर और टोंक से है। राजावाटी बोली जयपुर जिले के पूर्वी भाग में मिलती है। पांचों ही स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है और पांचों ही स्टेट में 5 तरह के प्रश्न यहाँ पर छिपे हुए हैं, बस आप लोग याद रखना। अब आ गया हाड़ौती बोली के संबंध में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाड़ौती को भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में केलोग की हिंदी ग्रामर में मिलता है। तो हाड़ौती को भाषा के रूप में सबसे पहले अगर आप लोग प्रयोग देखना है तो 1875 में मिस्टर जो केलोग थे उनकी एक रचना थी हिंदी ग्रामर, उसमें मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ढूंढाड़ी का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो 18वीं सदी का एक ग्रंथ था 8 देश गुजरी के नाम से, उसमें मिलता था। उसी तरीके से हाड़ौती का उल्लेख कहां पर मिल रहा है? 1875 में केलोग जो है उसकी एक रचना थी हिंदी ग्रामर, उसमें मिलता है। पहला सही है। ये मूलतः ढूंढाड़ी की एक उपबोली है, ये भी सही है। यानी हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है और मेवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। महाकवि सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी से संबंधित थे, अब बूंदे से संबंधित थे इसका मतलब उनकी रचना हाड़ौती बोली में रची जाएगी, यहाँ पर एकदम सही है। तो बूंदी के शासक राव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्य मिश्रण, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदम्यूक, राम रंजाट, बलवंत विलास, ये सब किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण जी की। तो राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? डी। 1 2 3 तीनों ही क्या है यहाँ पर? सही है। तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारह झालावाड़ पर हाड़ा राजपूताओं शासन होने के कारण यहाँ की बोली क्या कहलाई? हाड़ौती कहलाई। ठीक है। तो कोटा बूंदी बारह झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र उसे कहते हैं। हाड़ा जो शासक थे, चौहान शासक, उन्होंने वहां पर शासन किया था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? हाड़ौती। भाषाई संबंध की दृष्टि से हाड़ौती को ढूंढोड़ी की उपबोली मानी जाती है। पहला प्रयोग जो है 1875 में मिस्टर के लोग में मिलता है। और राजस्थान के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण वंशबाज करके जो रचयिता थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुखता किसको दी है? हाड़ौती का प्रयोग सबसे प्रमुख रूप से किया है। ठीक है। अब देखो मेवाती बोली के बारे में क्या है। हाड़ौती बोली के बारे में क्लियर पढ़ लिया। मिस्टर केलोक 1875 पहली बार हाड़ौती भाषा के रूप में वहां पर प्रयोग किया गया। उसके अलावा हाड़ौती किसकी उपबोली है? तो हाड़ौती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। सूर्यमल मिश्रा ने अपनी रचनाएं किसमें की थी? हाड़ौती में की थी, यानी हाड़ौती को उसमें प्राथमिकता दी थी। अब आगे की मेवाती बोली के संबंध में विचार कीजिए। यह बोली मुख्य रूप से अलवर की किशनगढ़, रामगढ़ और भरतपुर की कामा व ढीग तहसीलों में बोली जाती है। पहली बात की जो मेवाती बोली है ये अलवर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है उस वाले क्षेत्र में। कौन कौन से? एक तो किशनगढ़ में, एक रामगढ़, एक भरतपुर की कामा और ढीग तहसीलों में बोली जाती है। पहला एकदम सही है। अलवर भरतपुर से संबंधित ये क्या है? मेवाती बोली है। लालदासी और चरणदासी संत संप्रदायों में साहित्य इसी बोली में रचा जाता है, ये भी बात एकदम सही है। और चरणदासी संप्रदाय की 2 नाम याद रखना, एक तो सहजोबाई, सहजोबाई के ग्रंथ का नाम क्या है? सहज प्रकाश, और एक है दयाबाई। इनका एक बहुत फेमस ग्रंथ है दयाबोध है, जो आप लोगों को याद होगा, और एक है विनय मल्लिका। ये याद रखेंगे। तो दयाबोध और विनय मल्लिका किसकी रचना है? दयाबाई की। और सहज प्रकाश किसकी रचना है? सहजोबाई की। और ये किसकी शिष्या थी? चरणदासी संप्रदाय की शिष्या थी। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी मेवाती बोली से है। उसके बाद में राठी, कठेर,
विधोता मेवाती की बोलियां हैं, ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ दिया था। राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर डी, सभी क्या है सत्य है। तो स्थान यहां पर अगर आप देखें तो साहित्य और रचना के हिसाब से जो चरणदासी लालदासी संप्रदाय और चरणदासी जो थे उनकी संप्रदायों को जो साहित्य है वो मेवाती बोली में मिलता है, और दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उसके अलावा ये जो बोली है कि ये पश्चिमी हिंदी, पहली बात एक तो पश्चिमी हिंदी और जो राजस्थानी जो है उसके मध्य सेतु का कार्य करती है। कौन सी? मेवाती बोली। इसके अगर उपबोलियां देखें तो एक तो है खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, बयाना मेवाती और ब्राह्मण मेवाती, ये सब इसके बारे में आता है। उसके बाद में आता है अहिरवाटी बोली के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाना। हालांकि जो भी प्रश्न यहाँ पर करवाए सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोग और इंपॉर्टेंट देखना चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोगों से पूछ सकते हैं। अहिरवाटी मुख्य रूप से अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील व जयपुर की कोटपुतली व तहसील के उत्तरी भाग में बोली जाती है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अलवर वाले क्षेत्र अहिरवाटी का संबंध किससे है? अलवर क्षेत्र से संबंधित है। अलवर में कहां पर? तो एक तो बहरोड तहसील है, एक मुंडावर तहसील है, वहां से संबंधित। अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अलवर की कौन सी तहसीलों में जो अहिरवाटी बोली जाती है? तो एक तो बहरोड, एक मुंडावर तहसील। जयपुर के कौन से क्षेत्र में है? तो कोटपुतली तहसील के उत्तरी जो भाग है वहां पर बोली जाती है। यह बोली बांगरू यानी हरियाणवी और मेवाती के बीच सेतु यानी कड़ी मानी जाती है। यह भी यहाँ पर एकदम सही है। तो बोली बांगरू यानी हरियाणवी और जो मेवाती है उसके बीच में कड़ी मानी जाती है, ये सही है। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य और अली बख्शी ख्याल की रचना इसी बोली में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमीर रासो की रचना किसने की? जोधराज ने। और कौन सी भाषा में है ये? कौन सी बोली है? अहिरवाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य की रचना की गई थी। और जोधराज का हमीर रासो किस बोली में लिखा हुआ है? अहिरवाटी में। अहिरवाटी अलवर की मुंडावर और बहरोड तहसील, जयपुर की जो कोटपुतली तहसील है उसके उत्तरी हिस्से में, उसके बाद में बांगरू हरियाणवी और मेवाती के बीच सेतु का कार्य कर रही है। यानी एक तो हरियाणवी की बांगरू और जो मेवाती है उनको जोड़ने का कार्य कौन कर रही है? अहिरवाटी। इसका संबंध भी अलवर से संबंधित है, यानी उत्तरी पूर्वी राजस्थान से संबंधित। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तीनों ही क्या है राइट आंसर है, 1, 2 और 3। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है, एक तो है जगरोती। देखो जगरोती का संबंध करौली से है, पहली बात तो याद रखना। ए में क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ये यहाँ पर गलत हो गया। यानी जगरोती कहां पर है? करौली में। नागरचौल मैंने आपको बताई थी, टोंक से है ही सही। तो यहाँ पर सी में क्या आएगा? 2 आएगा। तो ए में 4, सी में 2, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद में धाउड़ी जो है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध उदयपुर से है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। धाउड़ी का संबंध उदयपुर से है और ढाटी का संबंध कहां से है? बाड़मेर से। ये हो गया बाड़मेर। तो जगरोती यानी कि करौली, उसके बाद में ढाटी यानी बाड़मेर, नागरचौल यानी टोंक और धावड़ी यानी कि उदयपुर। राइट आंसर क्या है हमारा? ए। 4, 3, 2, 1। तो ये चारों भी आप लोग याद रखें। सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी आदि मुख्य क्या है? देखो इसमें एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो पाटवी है, रतलामी है, उमटवाड़ी, ये क्या है? तो रतलामी देख करके आपको नमकीन का प्रकार नहीं करना है। ये जो नमकीन का प्रकार नहीं है, रतलाम वाला जो क्षेत्र है जो एमपी में, उसमें उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? रतलामी उपबोली है। ये किसकी? मालवी की। तो मालवी की उपबोलियां हैं सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी। रतलामी कोई नमकीन नहीं है, ये क्या है? मालवी की उपबोली है। राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? तो मालवी बोली मुख्य रूप से मालवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में, जिसमें झालावाड़ आ गया, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, उसमें बोली जाती है। उसके अलावा ये झालावाड़ क्षेत्र में प्रचलित है सोंडवाड़ी। रतलामी जो है रतलाम वाले आसपास में क्षेत्र में बोली जाती है। उमटवाड़ी राजगढ़ जो जिला है मध्य प्रदेश का, उसके आसपास बोली जाती है। बस ये याद रखना आप तो कि सोंडवाड़ी, रतलामी और उमटवाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की उपबोलियां हैं। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? कठेर मेवाती बोली यहाँ पर बोली जाती है। अब कुछ पत्रिकाएं आ गई, एक तो जागती ज्योत आ गई, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की है, ये यहाँ पर एकदम सही है। उसके अलावा हरावल सत्य प्रकाश जोशी की पढ़ा रखा है मैंने, ये भी सही है। ओडियो किशोर कल्पनाकांत की, ये भी सही है। मरुवाणी इसकी नहीं है, वो किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की। तो चंद्र सिंह बिरकाली की कौन सी है? मरुवाणी, ये यहाँ पर एकदम गलत है। राइट आंसर क्या है हमारा? डी। क्यों पूछ रहा है? असुमेलित युग्मीन में से कौन सा है?
तो यहाँ पर आकर ये मान के चलो कि हमने राजस्थानी भाषा, साहित्य और जो राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं उन सभी को कंप्लीट यहाँ पर पूरा कर लिया। मुझे बताइए कि ये क्लास आप लोगों के लिए थोड़ी सी अजीब सी भी लगी होगी। उसका रीजन ये है कि एक तो मैंने बहुत फास्ट फास्ट करवाया है यहाँ पर, लेकिन एक चीज देखो कि इस क्लास का जो भी कंटेंट था वो बहुत ही शानदार था। इसमें सारे प्रश्न वो भी बहुत शानदार थे। कोशिश मैंने ये की थी कि आप लोगों के दिमाग में ये स्टेटमेंट जो है ये छपे, साथ ही में आपका पूरा इस जो राजस्थानी भाषा साहित्य है इसका पूरा रिविजन भी हो जाए 1.5 से 2 घंटे के आसपास। टॉपिक बहुत बड़ा सा था, पढ़ने में इनके लिए बहुत कुछ है इसमें अगर आप पढ़ना चाहे, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती है, अब तक जो एग्जाम में पूछी गई है उससे संबंधित मैंने ये मान के चलो कि आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर करवा दी। तो एक तो ये प्रश्न आप लोग देख जाना, इनके स्टेटमेंट याद कर जाना। उसके अलावा इसकी पीडीएफ बहुत ही जल्द मैं टेलीग्राम पर शेयर करवा दूंगा। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आज की क्लास में, अमूमन आप देखते होंगे कि जब पॉलिटी की क्लास में करवाता हूं तो वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं होती, मैं खुद एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन आपको पता है कि जब हमने एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेनेशन पूरी यहां पर लिखी हुई है, उसके बावजूद भी इस क्लास में इतना टाइम लग गया, इसका मतलब है कि टॉपिक थोड़ा सा क्या है, बढ़ा जाता है। हमने इधर उधर की बात भी नहीं की, उसके बावजूद भी ये टाइम लगा, इसका मतलब है कि टॉपिक बड़ा था, इस वजह से एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर लिख करके लेके आया। ठीक है, तो अब ये करना है कि इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है। हालांकि मैं खुद ही 2 गुना में चल रहा हूं, तो आप लोग 2 गुना तो क्या ही करोगे इसको, लेकिन फिर भी अगर और ज्यादा स्पीड में थोड़ी सी करनी है तो देख सकते हैं। तो आखिरी समय में आप लोग इसका बढ़िया सा रिवीजन कर लीजिए, और उसके साथ साथ ही इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी उसको भी आपको ठीक से पढ़ लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक है, कोई सजेशन है, अगर आपके चाहते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए, तो आप उसके बारे में कमेंट यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। और एक दो बातें और अगर आप में पढ़ना चाहे तो एक प्रश्न आई थिंक पटवार के एग्जाम में आया था कि राजस्थानी साहित्य के जो आधुनिक गद्यकार किसको माना जाता है, शिव चंद्र भरतिया को। और 3 प्रश्न में देके जा रहा हूं आपको। राजस्थानी साहित्य की पहली कहानी कौन सी थी, ये आप लोग बताओगे। राजस्थानी साहित्य का पहला नाटक कौन सा था, ये आप बताओगे। और राजस्थानी पहला साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा था, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना है। और राजस्थानी जो भाषा है उसका आधुनिक गद्यकार किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिवचंद्र भरतिया को। और ये तीनों प्रश्न जो मैंने आप लोगों से पूछे कि राजस्थानी साहित्य की पहली कहानी का दर्जा किसको प्राप्त है, पहले नाटक किसको प्राप्त है, और उसके बाद में पहला उपन्यास कौन सा था, ये किसने लिखा, ये भी सब आप लोग कमेंट करके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्लास बढ़िया लगी होगी, और आप इसके संबंध में कमेंट करें कि कैसे आपको क्लास लगी। पीडीएफ जल्दी आपको इसको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।